माफ़ी चाहूँगा, वो पिछला वीडियो जो था थोड़ा सा पॉज करने के चक्कर में जो सेव वाला होता है बटन वो दब गया बाय मिस्टेक, तो मुझे यहाँ से पुनः स्टार्ट करना पड़ेगा वहीं से, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम पढ़ रहे थे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो मेनली अगर हम इंडक्शन की बात करें, इसको हम लोग सही भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। तो सबको बोल सकते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रिक्शन बोल सकते थे, बिल्कुल। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, मेनली दिस समझना ध्यान से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा फिनोमिना, ये फिनोमिना है भाई, जितने हो रहे हैं सब फिनोमिना है, और एक ऐसा फिनोमिना है, तो ये है टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन का। ये कैसा फिनोमिना है, इसको पहले लिख लो, टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन का। ना हमेशा तो नहीं रहेगा, टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन का। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब यार समझ लो चार्ज करने का टेम्परेरी तरीका है, यानी एक ऐसा फिनोमिना जिसमें हम क्या कर रहे होंगे, टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे होंगे, मतलब किसी बॉडी को चार्ज कर रहे होंगे, लेकिन बॉडी जीवन भर चार्ज नहीं रहेगी, कुछ देर के लिए चार्ज रहेगी, फिर वो क्या हो जाएगी, उसके अंदर के जो उसके अंदर का जो चार्जिंग सिस्टम है, दैट मीन्स जो चार्ज है वो गायब हो जाएगा। तो टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन है। अब समझना ध्यान से इसमें होता क्या है। तो इसमें ये होता है कि जब हम किसी कंडक्टर, अब एक क्वेश्चन आता है कि कंडक्टर क्या होता है, तो मान लीजिए कोई भी पदार्थ है यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो के आधार पे ऑब्जेक्ट को हम दो कैटेगरी के अंदर डालते हैं। मेरे लिए तो 3 कैटेगरी होती है, लेकिन आपको 2 मिलेंगे, एक तो कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर। अब कंडक्टर किसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं चालक इसको, और इंसुलेटर को बोलते हैं कुचालक, ठीक है। एक तो चालक, दूसरा कुचालक। तो चालक क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ईजिली पॉसिबल हो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो, ईजिली पॉसिबल हो, ईजिली हो, जबकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो टफ हो। टफ मतलब वहाँ पे आसानी से होता ही नहीं है। आसानी क्या, बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल बोल सकते हो कि इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता ही नहीं, और जबकि इसमें इजीली हो जाता है। तो मेनली इसके अंदर कौन से होंगे, तो आयरन रॉड हो गया, उसके अलावा फिर एल्यूमिनियम का रॉड हो गया, फिर कॉपर का रॉड हो गया। तो ये सब जानते हो, जितना भी हम लोग लाइट वाइट के अंदर जिसमें भी देख पाते हो कि करंट फ्लो हो जाता है आसानी से, मतलब तार छुआओ ऐसे कनेक्ट कराओ और तुरंत क्या हो जाए, उसके अंदर करंट फ्लो होने लगे, तो उसको क्या मान लो, वही क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। मेनली इंसुलेटर क्या हो गया, जैसे प्लास्टिक हो गया, तो प्लास्टिक की बात करोगे, प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर है। ऐसे ही लकड़ी भी क्या है, वुड जो है वो भी क्या है, वो भी इंसुलेटर है। तो ऐसे आपको इंसुलेटर भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो मेनली हम इस फेनोमेना में करेंगे क्या, तो हम एक कंडक्टर लेंगे, ठीक है ना, और एक ऐसा कंडक्टर लेंगे जिसके पास चार्ज है। यानी करना क्या इस फेनोमेना के अंदर है, तो देखना ध्यान से। तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, चार्ज कंडक्टर लेना है, या मैं ना इमेज के थ्रू समझाता हूँ। मेनली समझ कर लो कि ये कोई ग्लास है या सीधा स्फीयर है, कंडक्टर वाला स्फीयर है, ध्यान देंगे, ठीक है, ऐसे समझ लो। और हम लोग इसके सामने एक आयरन की रॉड लेके जा रहे हैं, जिसके ऊपर कैसा चार्ज है, ऑलरेडी माइनस चार्ज है, ठीक है, माइनस चार्ज है। तो जब हम इस कंडक्टर के सामने लेके जाएंगे तो होगा क्या, ध्यान देना, इस कंडक्टर के अंदर दोनों चार्जेस होंगे, ये दोनों चार्जेस होंगे क्या क्या, तो सर एक तो पॉजिटिव होगा, एक तो निगेटिव होगा, यानी पॉजिटिव भी इसके अंदर होगा और निगेटिव भी होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव भी होगा। अच्छा, यहाँ से एक बात और समझ लेना, थोड़ा सा मैं इसको साइड में पॉज कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बार और समझ लेना। फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज, फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज। अब फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्जेस क्या है ये समझ लो, यानी आवेशों का मूलभूत सिद्धांत। अब क्या है मूलभूत सिद्धांत, ये देख लेना कि अगर एक चार्ज है, क्योंकि ये पहले से ऑब्जर्व किया गया था, एक चार्ज है, इसको मुझे पहले थोड़ा सा पढ़ा देना चाहिए था पिछले वाले में, कि कोई भी चार्ज है अगर वो सेम हो, मतलब सेम चार्ज है, तो सेम चार्जेस रिपल्सन शो करेंगे। क्या करेंगे, रिपल्सन शो करेंगे। सेम चार्जेस क्या करेंगे, रिपल्सन शो करेंगे।
रिपेल टू ईच अदर, ऐसे लिख लो, रिपेल टू ईच अदर। दैट मीन्स अगर मैं निगेटिवली चार्ज बॉडी के सामने निगेटिवली चार्ज बॉडी रखूँ या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के सामने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रखूँ तो क्या करेगा ये, रिपेल करेगा। क्या करेगा ये, रिपेल करेगा, पहली बात। दूसरी बात, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो जब निगेटिवली को देखेगी तो अट्रैक्ट करेगी, यहाँ पे तो दूर दूर भागेंगे, जबकि यहाँ पे क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो वैसे ही जब ये माइनस वाला जाएगा तो इस क्या बोलते हैं, इस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होंगे। तो देखिए ये टच नहीं कराएगा, ये बस जाके उसको दिखाएगा। जब दिखाएगा तो ये बताओ कि इसके अंदर पॉजिटिव निगेटिव दोनों है तो कौन आएगा इसके सामने, ये निगेटिव है तो निगेटिव के साथ कौन अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव वाला। और कौन बाहर भागेगा, मतलब कौन दूर भागेगा, निगेटिव वाला। तो मेनली अगर ध्यान से देखो तो सब के सब पॉजिटिव वाले इधर आ जाएंगे और जितने भी निगेटिवली चार्ज हैं वो किधर भाग जाएंगे, साइड में भाग जाएंगे। समझ पा रहे हो, यानी जितने पॉजिटिव है वो सब यहाँ पे आ जाएंगे और इधर वाले निगेटिव वाले उधर भाग जाएंगे। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, पॉजिटिव कैसे इधर उधर मूव कर सकता है, अगर सपोज कर लो आप पॉजिटिव लेके आते तो पॉजिटिव इधर भाग जाता, निगेटिव इधर भाग आता, ऐसा नहीं है। देखो यार मेनली निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हो रहे होते हैं। पॉजिटिव तो अपनी जगह पे हर जगह पे है, मतलब पॉजिटिव तो हर जगह पे मौजूद है, लेकिन सिंपल केस में होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो रहे होंगे। समझ पा रहे हैं ना। तो अभी क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव यहाँ पे था पहले, लेकिन इलेक्ट्रॉन इनसे दूर भाग गए। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को देखने के बाद ये किधर भागेंगे, किधर भागेंगे, इधर की ओर। समझ पा रहे हो। अब आप सपोज कर लो कि यहीं से आपने एक और टेक्निक लगा दी, यहीं से आपने क्या कर दिया, इस स्फेयर को जो ये कंडक्टर था उसको आपने उसकी अपने अर्थिंग कर दी। मेनली क्या कर दिया आपने, अर्थिंग कर दिया। देखना ये क्या है, एक मेटल है, मेटल के अंदर ही सभी चल रहा होगा। कंडक्टर मतलब मेटल पकड़ लो, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। अब अर्थिंग में क्या होता है ये भी समझ लो, बहुत कुछ समझना है यहाँ पे। आपने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करने से क्या होता है, तो मेनली अर्थिंग करने से जो एक्सेस ऑफ चार्जेस होते हैं वो अर्थ के अंदर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या एक कंडक्टर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नहीं समझे सर। मेनली अर्थिंग से होता क्या है कि जो चार्जेस है, एक्स्ट्रा चार्जेस है, देखो एक जगह से दूसरी जगह चार्जेस जाएंगे तो उसका कारण होगा पोटेंशियल। आगे जाके पढ़ोगे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल से आपको ये समझना होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे हाई है, यहाँ पे क्या है, चार्जेस हाई है, और यहाँ पे क्या है, लो है, ऐसे समझ लो। यहाँ पे क्या है, चार्जेस नहीं है, ऐसे पकड़ना। यहाँ पे क्या चार्जेस लो है, नहीं है, और यहाँ पे क्या है, हाई है। तो चार्जेस भी किधर भागते हैं, चार्जेस का भी जो फ्लो होता है वो हाई से कहाँ की ओर होता है, लो की ओर। और तुमने जिसका वेपन का यूज किया है या जिस मीडियम का यूज किया ट्रांसफर करवाने के लिए, वो भी क्या होगा, एक मेटल ही होगा। तो उस मेटल के थ्रू आराम से ट्रांसफर हो जाएंगे ना, क्योंकि मेटल मतलब कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, इजीली होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ भाग जाएंगे, इधर भाग जाएंगे। यानी इस मेटल के पहले देखो, पहले तो ये क्या था, न्यूट्रल था। पहले अगर इसके पास इसको नहीं लेके गया था या अभी लेके आया भी हूँ तो भी अभी ये न्यूट्रल है, लेकिन जो ही मैं इसको हटा दूंगा, मतलब जो ही इसकी अर्थिंग करा दूंगा, अर्थिंग कराने से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, अर्थ में ट्रांसफर हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, अर्थिंग कहते हैं। मेनली देखो ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ अर्थ में लेके जाओ, अर्थिंग का मतलब आप कहीं से भी करा सकते हो। जैसे मान लो अगर ये बॉडी चार्ज होती, मैं आके इसको टच कर देता, तो ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो निगेटिवली चार्ज है वो किस में आ जाता, मेरे हाथों में आ जाता, दैट मीन्स मेरे पास आ जाता, और मेरे थ्रू कहाँ चला जाता, क्योंकि मैं भी तो रोक नहीं सकता, तो ये कहाँ चला जाता, अर्थ में चला जाता। तो ये जो मेटल वाला पोर्शन देख रहे हो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डंडे नुमा, ये कोई भी हो सकता है। मैं ही आके इसको ऐसे पकड़ लूँगा तो भी ये काम चल जाएगा। समझ पा रहे हो ना। ट्रांसफ़र कराना है भाई, और देखो ट्रांसफ़र करा के तुम रोक नहीं सकते, वो कहाँ जाएगा, अर्थ के पास ही जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग अर्थिंग कहते हैं। बड़े बड़े जगहों पे आप देख रहे होगे, बड़े बड़े जगहों मतलब पोल वगैरह देख रहे होगे, तो वहाँ पे जरूर क्या कर दिया जाता है, अर्थिंग लगा दिया जाता है, ताकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं, यानी अलग से चार्जेस आ रहे हैं जो हमारे पूरे क्या बोलते हैं व्यवस्था को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो हम उसको कहाँ भेज देंगे, डायरेक्ट नीचे। होता क्या है कि इधर चार्जेस ज़्यादा है और अर्थ क्या करेगा, उन चार्जेस को ले लेगा, क्योंकि अर्थ के पास चार्जेस क्या दिखाएगा, मतलब दिखाया जाएगा कि अर्थ के पास चार्जेस क्या है, कम है, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है भैया। अर्थ इज़ द ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सीधा मतलब समझ लो, इसके पास तो भरे पड़े हैं चार्ज, बट इसके कंपेरिजन में यहाँ पे चार्ज क्या है, यहाँ पे चार्ज क्या है, कम है। समझ पा रहे हो, यहाँ पे चार्ज क्या है, अर्थ में चार्ज कम है इसके कंपैरिजन में। अरे कंपैरिजन कैसे कर लिया मैंने, क्योंकि ये बहुत छोटा है और अर्थ मेरी बहुत बड़ी है, तो अर्थ के क्योंकि अर्थ का साइज बहुत बड़ा है
तो उस हिसाब से जब चार्जेस देखोगे और इसकी साइज बहुत छोटी है तो यहाँ पे थोड़ा सा भी जाएगा तो इसके लिए ज़्यादा हो जाएगा, अर्थ के लिए तो छोटा ही होगा। समझ पा रहे हो ना? आई बात समझ में? क्लियर? बिल्कुल। अब जब ये निकल गया तो पहले तो न्यूट्रल था, मतलब जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव, लेकिन निगेटिव निकल गया तो अब इस पूरे के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? इस पूरे स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा आप देख पा रहे होगे, ऐसे पकड़ लो तो सिर्फ और सिर्फ कैसे चार्ज आपको नजर आएंगे? पॉजिटिव चार्ज। और कमाल कैसे हुआ? तो ये निगेटिवली चार्ज बॉडी आई इसके कारण। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने टच कराया नहीं, क्या हमने इसके साथ इसको रगड़ा? बिल्कुल नहीं, हमने सिर्फ इसके सामने इंडक्शन, मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ लालच दिया, इसके सामने सिर्फ हम लोग लेके गए हैं। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्शन कहते हैं। दैट मीन्स ऐसे लालच के थ्रू ऐसे दिखा के उसके अंदर चार्ज पैदा कर देना, ये जादू टाइप में है। समझ पा रहे हैं ना? इसके ऊपर आपको बहुत सारे रील्स भी दिखाई देंगे यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे आप जाके देख भी सकते हो। यहाँ पे कई लोगों ने किया भी है, क्योंकि हम भी कर सकते हैं, बट टाइम। समझ पा रहे हैं? अगर हम लोग जल्दी से जल्दी कवरअप कर लेते हैं तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि हम लोग एक अलग से स्टार्ट करें और जितना हो सकता है एक्सपेरिमेंटल चीज़ों को समझाएं। ठीक है ना? फिलहाल में एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए भगवान की दया से, भगवान अगर हम लोग का साथ दें और हमारे पास दृढ़ निश्चय रहे और साहस बना रहे इसी तरीके से, तो हम जल्द से जल्द कनेक्ट कर लेंगे और जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इंडक्शन के थ्रू कैसे हम लोग चार्ज करते हैं किसी भी स्फेरिकल बॉडी को, आप लोगों ने देख लिया। ऐसे आप लोग 2 स्फेयर दे दे तो भी आप कर सकते हो। मिल्ली 2 स्फेयर दे दे तो भी आप कर सकते हो। क्या होगा? जो ही माइनस वाले को देखेगा, ये माइनस वाला उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। चलो, यहाँ से 2 बॉडीज, मतलब 2 स्फेयर हो तो कैसे करेंगे? ये तो सिंगल स्फेयर है, उसको कैसे चार्ज किया ये देख लिया। मैं काम करता हूँ, आपको यहाँ से मेरे पास एक इमेज है, सबसे बेटर होगा कि मैं आपको इमेज दिखाऊं। 1 सेकंड देंगे, क्योंकि हॉटस्पॉट आई थिंक कनेक्टेड होना चाहिए, नहीं कनेक्टेड है, कोई बात नहीं। आप यहाँ से देख सकते हो, मैं ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करूँगा। देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों न्यूट्रल बॉडीज़ थी। ठीक है, दोनों बॉडीज़ कैसी थी? न्यूट्रल थी। यहाँ पे दोनों न्यूट्रल बॉडी थी, ए और बी। हम लोगों ने एक रॉड लिया, इसके ऊपर कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है। हम लोग इसके टच में लेके गए, तो सब माइनस वाले इधर आ गए और प्लस वाले उधर भाग गए। मतलब पहले वाले ए वाले स्फेयर के अंदर सब माइनस वाले आ गए और प्लस वाले सब उधर भाग गए। अब क्या हुआ? अब देखिएगा आगे, अब यहाँ पे देखिएगा, मेनली यहाँ पे सब निगेटिव आ गए, यहाँ पे सब पॉजिटिव आ गए। लेकिन अब हम लोगों ने इन दोनों को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। अलग अलग कर देने से क्या हो रहा है? ध्यान से देख पा रहे होंगे। अब इसको हटा लो, अब क्या हो गया? सीधी बात है, जितने प्लस थे दूसरे वाले पे चले गए, जितने निगेटिव थे सब इस पहले वाले पे आ गए। तो अब ये दोनों के दोनों स्फीयर क्या हो गए? चार्ज हो गए। तो इस तरीके से दोनों स्फीयर आराम से चार्ज हो गए। देखिए एक बार पुनः, अदरवाइज आप कन्फ्यूज होंगे। पहले दोनों कनेक्टेड थे, सटे हुए थे, मैंने क्या किया? इसके सामने लालच लाया प्लस वाले का, तो जितने माइनस थे पहले वाले में आ गए और जितने प्लस थे दूसरे वाले में भाग गए। अब क्या हुआ? जो ही मैंने इसको हटाया, अब क्या किया? मतलब जस्ट इन दोनों को अलग अलग कर दिया। अलग अलग कर दिया तो माइनस सब पहले वाले में है, प्लस सब दूसरे वाले में है। अब इसको हटा दो तो माइनस वाले तो अब उसके पास जा ही नहीं सकते ना, क्यों? क्योंकि उससे कनेक्टेड ही नहीं है। अब देखो, ध्यान से देखो, पहले इधर थे माइनस वाले और प्लस वाला उधर भागा था, क्योंकि ये था यहाँ पे। अब जो ही मैंने इसको हटाया तो माइनस वाले इस साइड में आ गए, इस इंड पे आ गए, और प्लस वाले भी इसी इंड पे आ गए ना। अब ये दोनों चाहते हैं एक दूसरे के साथ रहना, बिकॉज ये चाहते हैं कि अपने आप को न्यूट्रलाइज करें। समझ पा रहे हो? लेकिन बहुत देर के लिए नहीं रहेगा, इट इज़ अ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कुछ देर बाद जो स्थिति बनेगी वो ये बन जाएगी, कुछ देर बाद जो स्थिति बनेगी उन दोनों की ये बन जाएगी। आप देख पा रहे होगे ये ए और बी किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, ये सभी इमेजेस आप बना के तब आप नोट बनाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब हम आगे की ओर देखेंगे। आगे की ओर मतलब हम लोगों ने ये देख लिया कि कैसे इंडक्शन के थ्रू हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज करेंगे। अब हम देखते हैं एक नया टॉपिक। ये हम लोगों ने समझ लिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करना है। अब सपोज कर लिए किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया है, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया है, तो वो चार्ज कैसा है? समझ पा रहे हैं? वो चार्ज कैसा है, या वो चार्ज आया है कि नहीं आया है, ये पता करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक स्कोप होता है। एक क्या होता है? स्कोप। इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल में उसका नाम देख लीजिएगा, गोल्ड
लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप ये क्या करता है मेनली, तो ये चार्ज पता करता है, चार्ज पता करता है। अच्छा कितना है ये नहीं पता करता है, चार्ज पता करता है कि आया है कि नहीं, आया है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात कैसा चार्ज आया है, कैसा चार्ज आया है, कैसा मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये पता करता है, ये पता करता है। दो बातें, ठीक है। अब इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है मेनली, आपको पूरा का पूरा एक व्यवस्था देखना पड़ेगा। तो मैं एक सेकेंड लूँगा क्योंकि मेरे पास कोई इमेज है नहीं, तो मैं इमेज निकालता हूँ फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेनली आप ऐसे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक पूरा का पूरा ग्लास से कवर है और यहाँ पे ये मेटल की रॉड है। देखिए यहाँ पे रबड़ लगा दिया गया है, फिर ये रॉड नीचे तक आई है और इस रॉड के अंदर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है गोल्ड, पूरा का पूरा सोने का पत्ती है, यानी पत्ती ऐसे बोल सकते हो, इसीलिए गोल्ड लीफ बोला जाता है। अब ये देखो ये पूरा मेटल है, ये रॉड पूरी मेटल है, इस मेटल रॉड से क्या कनेक्टेड है, गोल्ड लीफ कनेक्टेड है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, ये रॉड लाई, इस रॉड के ऊपर क्या था, चार्ज था, मैंने इस चार्ज को किसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया, इस मेटल के ऊपर। अब आप जानते हो मेटल मतलब कंडक्टर, और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो इलेक्ट्रॉन एक जगह रुकेगा नहीं, वो तो फ्लो करेगा बेचारा, तो वो फ्लो करते करते कहाँ पहुँच जाएगा, वो फ्लो करते 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 यहाँ पे गोल्ड लीफ में पहुँचेगा। अब ध्यान से देखना, ये दो भागों में डिवाइडेड, एक तो इस भाग में एक तो दूसरे भाग में, दो भागों में डिवाइडेड है। अब होगा क्या यहाँ पे मेनली, तो देखो ध्यान से देखो, तो एक तो इधर इस पे आ गया चार्ज और एक तो इस पे चार्ज आ गया, दोनों पे चार्ज आ गया। मतलब तुमने इधर से कौन सा चार्ज भेजा होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज भेजा होगा तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले पे भी, इस वाले पे भी आ गया और इस वाले पे भी आ गया। तो इससे क्या होंगे, ये दूर भागना स्टार्ट करेंगे। क्या भागना स्टार्ट करेंगे, दूर, क्योंकि फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्जेस क्या है, फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्जेस यही तो है भैया, क्या है कि सेम चार्जेस रिपेल करेंगे। अगर इस पे भी प्लस इस पे भी प्लस, तो ये क्या होगी, ये जो पत्ती पहले आपस में चिपकी हुई थी ये क्या होने लगेगी, ऐसे खुलने लगेगी। यही एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में क्या कहलाता है, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट कहलाता है, ठीक है ना। आपको इस पे बेस्ड कई सारे और भी इमेजेस मिलेंगे, मैं यहाँ पे और भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे है, देखिए जो मैंने बात बोली वही चीज़ है कि यहाँ पे प्लस ला के रखा गया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है मेनली। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्योंकि मेटल के ऊपर बस मैंने ला के पुट किया है, सीधा मतलब माइनस मत पकड़ना। पॉजिटिव चार्ज मेटल के ऊपर डाला और ये पॉजिटिव चार्ज इन गोल्ड लीफ पे आया, तो ये गोल्ड लीफ क्या होने लगता है, ऐसे दूर भागने लगता है। क्या भागने लगता है, दूर। समझ पा रहे हो। अब इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि इसके ऊपर कैसा चार्ज आया है, तो प्लस आया है तो प्लस। अब आप कहेंगे सर इसमें तो हमको ये नज़र आ रहा है कि हमेशा सेम चार्जेस, यानी हमेशा ये जो लीफ होगी, ये गोल्ड की लीफ होगी, वो क्या हो रही होगी, ये लीफ हमेशा फैल रही होगी। हाँ सीधी बात है, जैसा चार्ज दोगे वैसा चार्ज यहाँ पे आएगा, दोनों के पास आएगा और ये दोनों दूर भागेंगे। तो यहाँ पे हम ये पता करते हैं कि चार्ज आया है कि नहीं आया है। तो देखो यहाँ से ये तो पता चल गया कि नहीं चार्ज आया है कि नहीं आया है। अब कैसा चार्ज आया है अगर ये भी पता करना है, तो उस लीफ को निकालो, लीफ को निकालो, और लीफ को निकालने के बाद उसको किसी दूसरे चार्ज बॉडी के पास लेके जाओ, जिसके ऊपर मान लो तुमको पता है कि इसके ऊपर ऐसा चार्ज है, ठीक है। अब उसके सामने उसको कांटेक्ट में लेके जाओगे। जैसे सपोज कर लो मैंने अभी जस्ट देखा कि मेरे गोल्ड लीफ पे प्लस 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 चार्ज आया है, तो अभी मुझे नहीं पता कि प्लस आया कि माइनस आया है, यानी मैंने इसको ऊपर टच कराया, छुआया, तो छुआने से कौन सा चार्ज आया है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एक जानता हूँ, एक को ये है ग्लास, इस ग्लास के ऊपर माइनस चार्ज है, तो मैं अपने इस गोल्ड लीफ को इसके सामने लेके जाके रखूँगा। अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो सीधी बात है इसके ऊपर माइनस है तो 100% ये प्लस होगा, और अगर ये इसको रिपेल कर रहा है, अगर इसको रिपेल कर रहा है तो सीधी बात है इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। बस पता चल जाएगा ये चार्ज कैसा है। क्लियर है, आया है कि नहीं है ये भी पता चल गया, और कैसा है ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से आप ये करते हो, इमेज बना के आप कर लीजिएगा, ठीक है। आपको गूगल पे इमेज मिल जाएगी, वहाँ पे आपको पूरा अच्छे से दिया होगा, उसको आप देख लीजिएगा, या बुक के अंदर भी दी होगी तो उसको भी देख लीजिएगा। मैं ज़्यादातर देखिए जो चीज़ें यहाँ पे इजी पड़ती हैं वो वहाँ पे मैं बोल देता हूँ। बुक के अंदर तो बुक से कर लो, अगर बुक के अंदर नहीं है तो गूगल से ले लो, लेकिन आप इमेज ज़रूर बनाइएगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का, ठीक है। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ले दे के अगर हम ज़्यादातर बातों को समझ चुके होंगे तो अब हम
चार्ज को पकड़ते हैं। दैट मीन्स अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो देखो प्रॉपर्टी के बिहाफ पे देखोगे तो अगर ये आ जा रहा है किसी पदार्थ के पास तो भाई वो क्या कर रहा है, किसी को खींच रहा है या अपने से दूर भगा रहा है। बाकी अगर अंदरूनी समझोगे तो क्या है, इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of the elementary particle like electron, proton, neutron. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और मैं यहाँ पे डालूंगा ETC। इसका कारण क्या है कि एक्चुअल में ये किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब है एटम, ठीक है ना। तो किसी भी एटम के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि उसके पास कुछ इस तरीके के पार्टिकल पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। और मैंने बोला कि ETC, दैट मीन्स इनसे भी छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं एज अ चार्ज। जैसे आप मेसॉन सुने होंगे, बोसॉन सुने होंगे, तो ये सब भी क्या है, पार्टिकल ही हैं, चार्जेस ही हैं। बट अगर आप सही तरीके से समझे तो मेनली जो चार्जेस आपको नज़र आते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही नज़र आते हैं, और हम डील भी करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के से ही करेंगे, ठीक है। मेनली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज़ अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ही हम लोग चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, तो इट इज़ अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है। बाकी चार्ज मतलब वो प्रॉपर्टी भी है जिसके कारण किसी बॉडी के ऊपर अगर ये प्रॉपर्टी आ जाती है, जिसके पास मतलब किसी भी बॉडी के पास ये प्रॉपर्टी आ जाती है तो वो क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा और रिपेल करने लगेगा। तो ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है। मेनली अभी हम इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब वो नहीं समझेंगे, मतलब वो जानते हैं, अब हम ये समझेंगे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ठीक है ना, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव को ही हम लोग क्या बोल रहे होंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर हम चार्ज के यूनिट की बात करें, मेनली चार्ज का जो यूनिट होता है यानी यूनिट ऑफ चार्ज, आप सबको पता है यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है भैया, वो होता है कूलाम, ठीक है ना। कूलाम जो होता है वो यूनिट होता है चार्ज का। ये SI यूनिट है। अगर आप इसका CGS यूनिट देखोगे तो आपको नज़र आएगा, मतलब इसका CGS यूनिट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CGS यूनिट ऑफ चार्ज। ये तो SI यूनिट है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। शॉर्ट फॉर्म उसका होता है ESU। और ध्यान देंगे एक कूलाम का मतलब, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ऐसे कर लेना, अगर मैं बोलूँ एक कूलाम तो 1 कूलाम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁻⁹ ESU। ये कूलाम क्या है, तो ये SI यूनिट है या MKS है, जबकि ये क्या है, ये आपको जो दिख रहा है ये एक्चुअल में क्या है, तो ये है CGS यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या है, वो है कूलाम, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि जो चार्जेस होते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के टर्म में मेजर किए जाएंगे। मेनली प्रोटॉन तो बाहर आ नहीं सकता, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को ही ज़्यादा लेके चल रहे होंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे सब बातें बताई लेकिन एक बात नहीं बताई, तो मेरी मिस्टेक है। मेनली जो चार्ज होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। जितना नंबर इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही प्रोटॉन का भी होता है, और जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन का भी होता है। तो कितना होता है भैया, वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है। और इस दुनिया का सबसे छोटा चार्ज यही है, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हो स्मॉलेस्ट चार्ज यही है, इससे छोटा नहीं है। ये बात आप याद रखोगे, क्लियर है कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज क्या होता है, और सबसे छोटे चार्ज की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁹ अगर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को देखोगे, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना होगा, माइनस में 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। अगर वही चार्ज देखोगे, चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, तो कितना मिलेगा तुमको, 1.6 × 10⁻⁹
19 कूलम। ठीक है, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मेनली जहाँ पे भी ई नज़र आएगा हम ये लेंगे। क्लियर है? बिल्कुल। अब चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टी को देखते हैं, या चार्ज के ऊपर जो कहानियाँ उनको समझते हैं। मेनली अगर हम चार्ज की कुछ बातों को समझें तो ध्यान देंगे, ये बातें आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए नोट फटाफट करिए, समझते जाइए साथ में, लिखते जाइए साथ में, तो मज़ा आते जाएगा साथ साथ में। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी देखेंगे, 3 प्रॉपर्टी नज़र आएंगी। चार्ज की कितनी प्रॉपर्टी आपको नज़र आएंगी? 3 प्रॉपर्टी ही है। हाँ बिल्कुल, एक्चुअल में चार्ज का जो नेचर होता है वो एडिटिव नेचर होता है, एडिटिव नेचर होता है। ठीक है, पहली बात। ठीक है, एडिटिव नेचर होता है, अभी क्या होता है समझा रहे हैं। दूसरा, क्वांटाइज्ड होते हैं, चार्ज आर क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड क्या मतलब है इसका भी हम समझा रहे हैं। ठीक है, एंड थर्ड, चार्ज आर कंजर्व। ठीक है, समझिएगा तरह से। एडिटिव नेचर होता है, एडिटिव नेचर, क्वांटाइज्ड होते हैं और कंजर्व होते हैं। क्या मतलब है समझिएगा। मेनली जो होता है कि अगर हम एक सिस्टम को पकड़े, मेनली एक सिस्टम को पकड़े और उसके ऊपर टोटल चार्ज देखें, ठीक है, तो एडिटिव नेचर से ये समझिएगा कि एडिटिव नेचर, मैं यहाँ पे एक एक करके समझाता हूँ। तो मेनली एडिटिव नेचर का मतलब ये होता है कि भैया जो चार्ज होते हैं अगर हम निकालें उनको, या नेट जब भी निकालेंगे नेट चार्ज, तो ऑलवेज क्या करेंगे, ऑलवेज ऑलवेज ऐड करेंगे, ऑलवेज सम करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, और जोड़ने का कोई उल्टा सीधा तरीका नहीं है, सम करेंगे। अच्छा एक बात यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि जो चार्जेस होते हैं वो कैसे होते हैं, स्केलर होते हैं, और स्केलर लोगों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे, सिंपल तरीके से, अलजेब्रिक सम होता है इनका। तो मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज कर लो कि ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर हमारे देखेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे +3 कूलम चार्ज है, यहाँ पे 6 कूलम चार्ज है माइनस वाला, यहाँ पे +2 कूलम चार्ज है, यहाँ पे +3 कूलम चार्ज है। ठीक है, अगर बात की जाए टोटल चार्जेस कितने हैं, तो टोटल चार्ज यदि यहाँ पे निकालोगे तो टोटल चार्ज जो होगा वो कैसे निकलेगा, सबको जोड़ दो। ठीक है, सबको जोड़ दो, +3 कूलम, +3 कूलम, +2 कूलम और प्लस -6 कूलम होगा। मेनली क्या होगा, ये तो सब प्लस वाले हैं, जुड़ जाएंगे तो 3 3 6 2 8 कूलम प्लस वाले हैं, और माइनस वाला कितना है, 6 कूलम। तो 8 में से 6 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो टोटल चार्ज कैसा होगा, टोटल चार्ज आपको मिलेगा इस पूरे सरफेस के ऊपर 2 कूलम का। भले ही आपको इतने सारे चार्जेस नजर आ रहे हो, लेकिन एक्चुअल में टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना है, 2 कूलम का है। दैट मीन्स ये कैसा नेचर रखते हैं, एडिटिव नेचर। ठीक है ना, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। क्या होता है एडिटिव नेचर, आपको समझ में आ गया कि एक्चुअल में टोटल चार्ज मतलब सम करना है। अब दूसरी बात आती है क्वांटाइज्ड। तो मेनली ये कहता है कि देखो इस दुनिया के अंदर जो भी चार्ज है, इस दुनिया के अंदर जितने भी चार्ज हैं, वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल के ऊपर या एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के ऊपर जितने चार्ज होते हैं उनके मल्टीपल के फॉर्म में होते हैं, उनके इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होते हैं। जो मैंने बात बोली है उसको मैं लिख देता हूँ सेकेंड नंबर पे, चार्ज आर क्वांटाइज्ड। ठीक है, अब क्या मतलब है इसका, थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, क्वांटाइज्ड मतलब क्या है, सीधा लिखते हैं, ज़्यादा इंग्लिश नहीं। इस दुनिया के अंदर जितने भी चार्ज हैं वो सब एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल हिंदी में लिख दे रहा हूँ इसको, पूर्णांक गुणज के
फॉर्म में होंगे। ठीक है, क्या मतलब है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, कह रहा है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी चार्ज हैं वो सब के सब एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है उस चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होंगे। दैट मीन्स अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना चार्ज है, उतना चार्ज है, फलाना चार्ज है, ढिमकाना चार्ज है, ठीक है, तो वो जो होगा चार्ज वो एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है उसके मल्टीपल के फॉर्म में होंगे। नहीं समझ में आया, ठीक, कोई बात नहीं, टेंशन फ्री रहो। देखो, मैंने बोला कि इस दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है भैया, तो एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के ऊपर जितना चार्ज है वही सबसे छोटा चार्ज है। ठीक है, अब अगर वही छोटा है तो हम ये जान लिए कि हम उसको तोड़ नहीं सकते। मतलब ऐसा सोचो कि अब हम सोचे कि उससे भी छोटा है, मतलब उस चार्ज को तोड़ देते हैं, उससे उसको भी सेपरेट कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, हमेशा अब जो चार्ज होगा, जैसे समझो यार, इसको भी हटाते हैं, एक सिंपल बेसिस समझो, हमारे वहाँ सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट करेंसी की क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट करेंसी की क्या है, 1 रुपया है ना। यानी सबसे छोटा जो सिक्का चल रहा है हमारे वहाँ, जो सबसे छोटा, अगर मैं बोलूँ कि सबसे कम से कम जो रुपया चल रहा है वो कितना है, 1 रुपया है। 1 रुपया से कम तो है नहीं, अभी 50 पैसा, 20 पैसा, 4 पैसा ऐसे तो चल नहीं रहा है, 1 रुपया है। अब अगर मैं किसी को पैसा दूंगा तो हमेशा क्या दूंगा, उस 1 रुपये के मल्टीपल के फॉर्म में दूंगा। अगर मैं इसको किसी को 100 रुपया दे रहा हूँ, दैट मीन्स 1 रुपये को मैं कितनी बार दे रहा हूँ, 100 रुपये, या सीधा सीधा बोलूँ 1 रुपये का ही मैंने क्या किया है, 100 से गुणा कर दिया है और मैं उसको 100 रुपये दे रहा हूँ। यानी हमेशा मैं 1 रुपये में गुणा करके ही दूंगा, यानी 1 का पहाड़ा पढ़ने पे वो संख्या आएगी ही आएगी, और वही मैं दे रहा हूँ। ठीक है, किसी को मैं 100 रुपये 50 पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि 50 पैसे इज़ नॉट अ मल्टीपल, क्योंकि 50 पैसा 1 के पहाड़ा में नहीं आएगा, क्योंकि 1 रुपया सबसे छोटा है और उससे छोटा 50 पैसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे छोटा हमारे वहीं चलता है। समझ पा रहे हैं। तो वैसे ही कोई भी चार्ज आएगा तो हमेशा वो चार्ज किसके फॉर्म में होगा, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसके गुणे के फॉर्म में होगा, या उसके पहाड़े के फॉर्म में आएगा। दैट मीन्स कोई भी चार्ज है, अगर आप ये देख रहे हो कि वो चार्ज है मेनली, तो उसको इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसके पहाड़े में आना पड़ेगा, यानी उसी के फॉर्मेट में रहेगा, अदरवाइज़ वो नहीं रहेगा, अदरवाइज़ वो चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ पा रहे हो। तो ये मतलब होता है चार्जेस का, कि चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं भैया। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल बेसिस पे इसको नाम दे दिया जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होते हैं, यानी जब भी आपको चार्ज मिलेंगे तो चार्ज कैसे मिलेंगे, तो आपको ऐसे मिलेंगे कि भैया, अच्छा, चार्जेस को एक और यहाँ पे नई बात लिख लेना कि चार्जेस को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल क्यू से। देखो जो नई बातें आएंगी मैं यहाँ पे लिखवाते जाऊँगा। तो स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है चार्जेस को। तो अगर हम क्यू की बात करें, स्मॉल क्यू है, आप कैपिटल क्यू भी ले सकते हो, तो कैसा होगा, एन ई के फॉर्म में होगा, यानी क्यू इज इक्वल टू एन ई। एन क्या है, इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल। अब ये एन की जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, या प्लस या -1 भी हो सकती है, या प्लस या -2 भी हो सकती है, प्लस या -3 भी हो सकती है। यानी मल्टीपल भी कैसा होगा, मल्टीपल भी इंटीग्रेशन वाला मल्टीपल होगा, यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होगा। ठीक है, ये बातें आप देख लीजिए, देखिए नीचे तक आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है हमेशा, किसके बराबर होता है, हमेशा जो एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है उसके पहाड़े में आता ही आता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ से देखूँ, क्योंकि आपको आगे जाके सुनने के लिए मिलेगा भी, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ से, जैसे मेनली अगर हम बात करें कि हमारे पास 0 पॉइंट, या ऐसे समझो मेनली हमारे पास कोई चार्ज है, और वो चार्ज कितना है, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, हम पूछे क्या ये ऐसा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर ये चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमको किससे डिवाइड करना है, हमको डिवाइड करना है 1.6 × 10⁻⁻19 से। अगर 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करने पे ये चार्ज मतलब क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, दैट मीन्स इससे कट करो तो क्या होगा, 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 खत्म, 1.6 से 2 बार में कैंसिल आउट हो गया। और जो आंसर मिला वो क्या है, एक क्या बोलते हैं, एक इंटीजर है कि नहीं है, बिल्कुल, तो इंटीजर है। और अगर हमको आंसर इंटीजर मिल रहा है, इफ़ वी गेट आंसर इन इंटीजर्स, दैट मीन्स
that means that type of charge existed। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी आंसर अगर हमारा इंटीजर्स मिल जा रहा है तो दैट मीन्स वो क्या है, वो हमारा सीधी बात है कि एग्जिस्ट करेगा वो चार्ज। ठीक है ना, एन 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम एग्जिस्ट करेगा। अगर मेरे पास यहाँ पे एक और चार्ज आ गया, जैसे कि मान लेता हूँ कि 1.5 इंटू 10⁻19 कूलम आ गया, तो मैं पूछूंगा क्या ऐसा चार्ज एग्जिस्ट करेगा? तो क्या करो, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम से क्या कर दो, डिवाइड करो। क्या डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा। दैट मीन्स ये वाला चार्ज क्या नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1.5 इंटू 10⁻19 एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल याद रखो। Q बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हमेशा याद रखोगे, काम चलते जाएगा। Q इज इक्वल टू क्या आ गया, N ही आ गया। ठीक है ना, स्मॉल लो कैपिटल लो कोई दिक्कत नहीं है। Q को कोटेड करा दिया गया भैया चार्ज के लिए। ठीक है, अब मान लो, सपोज कर लो कि अगर हमारे Q की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। Q की वैल्यू क्या है, 1। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब पूछा जाए कि इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान देना। Q बराबर N ही आ गया, कहाँ से आया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। अब हमने बोल दिया कि इसके ऊपर कितने चार्ज आ गया, 1 प्लस 1 कूलम चार्ज आया है, क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो 1 कूलम चार्ज आया है, वो भी कैसा आया हुआ है, पॉजिटिव आया हुआ है। तो एक बात बताओ, पॉजिटिव का मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। तो क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि ये बताओ कि 1 कूलम चार्ज, मतलब 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए इसके ऊपर से कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसके मास में भी तो कमी आएगी, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, N से ही बताएंगे ना। N क्या बता रहा होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे पहले ये तो जानना पड़ेगा कि 1 कूलम बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, है कि नहीं है। तो हम Q की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 इज इक्वल टू N इंटू E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻19 होती है। चलिए देखिएगा, इसको इधर भेज देंगे तो क्या होगा, 1/1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, 1। इससे डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दोगे पहले 10⁻19 ऊपर चला जाएगा, और 1 में जब तुम डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 0.625 इंटू 10⁻+19 इज इक्वल टू N। दैट इम्प्लाइज N इज इक्वल टू क्या होगा, N इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे देखना, इस एक जीरो को यहाँ पे यूज कर लो, 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाएगा। यानी N की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। यानी इस सरफेस से कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। समझ पा रहे हो। तो 1 कूलम चार्ज लाने के लिए पॉजिटिव कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके 1 कूलम पॉजिटिवली चार्ज आएगा। यानी इस सरफेस से इतने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। ठीक है, ये बात याद रख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, और इतना कूलम चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे। तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। तो आपको दूसरी प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग कि चार्ज आर कंजर्व, इसको समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से। बड़ी प्रॉब्लम इसको मिटाने में है और कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर ये इजीली मिट जाता, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, अगर ये इजीली मिट जाता तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं आती, तब तो फिर आराम से हम लोग कर रहे होते हैं चैप्टर को फटाफट। ठीक है, मिलने अगर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पानी लगा दिया तो फिर उसके बाद उसको सुखाना पड़ेगा, फिर और झंझट। चलिए कोई बात नहीं, प्रयास जारी रहना चाहिए, संघर्ष ही जीवन है। चलिए अब नई बात सीखते हैं इसके अंदर कि चार्ज आर कंजर्व, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये तीसरी बात थी। ये क्या बोलता है भैया, 2 बातें बोलता है। सबसे पहली बात देख लो, सबसे पहली बात यहाँ पे यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं। फर्स्ट बात कि टोटल चार्ज ऑफ एन isolated system remain constant। मतलब
एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब एक कोई भी सिस्टम जो क्या हो, अलग हो, दूसरे से कनेक्टेड ना हो, या सीधा सीधा मतलब ये मार्कर है तो इसका किसी और से लेना देना नहीं है, दैट मीन्स ये अपने आप पे क्या है, आइसोलेटेड है, अकेले है, तो इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। तो इसके अंदर जो भी चार्जेस होंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। भले आप इसके अंदर कुछ भी करते रहो, चार्जेस इधर उधर करते रहो, मतलब 3 कूलम है, माइनस में है, फिर +3 कूलम पैदा कर रहे हो, उत्पन्न कर रहे हो, भाई अकेले में ही तो कर रहे हो, तो जो भी करोगे ओवरऑल जो चार्जेस होंगे इसके ऊपर वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, जितने पहले थे वो हमेशा उतने ही रहेंगे। अगर आप दूसरे को नहीं लेके आ रहे हो, आइसोलेटेड सिस्टम याद रखो, अकेले रखना है। अब अकेले है तो अकेले के अंदर कुछ भी हो रहा होगा, चार्जेस के अंदर कुछ भी हेरा फेरी हो रही, लेकिन हमेशा चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? बिल्कुल। और दूसरी बात, चार्जेस नॉर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड मतलब चार्ज को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट विल बी only transfer to one system one to another। ठीक है, तो एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, बट ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्लियर है? ये बात आप याद रखिएगा। बाकी आगे एक सिस्टम, एक और आपको कहानी नज़र आएगी जहाँ पे आपको नज़र आएगा कि चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं और चार्जेस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी मैं समझाऊंगा। फिलहाल में आप ये देखो कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो भी जितने भी चार्जेस हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। और दूसरी बात, जब भी हम देखेंगे तो चार्जेस को हम ना क्रिएट करते हैं ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं। एक्चुअल में वो चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह बस ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। आप समझ भी रहे हो, हम लोग जो बोल रहे हैं कि इसके ऊपर चार्ज आ गया, दैट मीन्स हमने पैदा कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए, तो क्या हुआ, इसके ऊपर यहाँ वाले ट्रांसफ़र हुए हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, दैट मीन्स क्या हुआ, इसके ऊपर चार्ज ट्रांसफर हुआ ना, तो चार्ज ट्रांसफर हुआ, एक्चुअल में हमने पैदा नहीं किया है। ठीक है, अब इतनी बातें अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो आप इतना नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। अब मेनली जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, क्रिएट नहीं होता, ठीक है। लेकिन एक फिनोमेना आपको देखने के लिए मिलेगा कि गामा रे, आप सभी लोग जानते हैं गामा रेज को, ठीक है। तो ये गामा रेज जब आती है तो मेनली गामा रेज के थ्रू दो आपको चार्जेस देखेंगे पैदा होते हुए, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोजिट्रॉन, और वो भी किस में, पेयर में। ठीक है, गामा रे के थ्रू आपको दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पैदा होते हुए, क्रिएट होते हुए नजर आएंगे। अब ये क्या है, ध्यान देना, पहले मैं लिख देता हूँ पूरा, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे। तो एक तो इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन। अब पॉजिट्रॉन क्या भला है, प्रोटॉन तो समझ में आ रहा था। तो मेनली यहाँ पे समझिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन के मास की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जबकि प्रोटॉन का मास देखोगे तो प्रोटॉन का मास जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ये होता है। दैट मीन्स अगर ध्यान से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन के मास के। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही है, बिल्कुल। प्रोटॉन का मास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से, देख सकते हैं यहाँ पे 10⁻27, यहाँ पे 10⁻31। ऐसा माना जाता है कि लगभग 1800 मतलब पूरे प्रोटॉन का जो मास है उसका 1800वां भाग होता है। कौन, हमारे इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, अब मेनली समझना ध्यान से, क्या समझना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या, मेनली यहाँ पे जो प्रोटॉन का मास है वो ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है। अगर हम बात करें तो चार्ज तो दोनों के सेम है, लेकिन मास दोनों का क्या है, अलग अलग है। जबकि पॉजिट्रॉन भी एक प्रकार से क्या है, एक पार्टिकल ही है जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, और चार्ज भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। लेकिन जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज आता है, माइनस, पॉजिट्रॉन पे कैसा चार्ज आ जाता है, प्लस।
बस सिंपल इतना ही मतलब है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है माइनस, लेकिन मास में डिफरेंसेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आ गया तो पॉजिट्रॉन मतलब जितना भारी इलेक्ट्रॉन उतना भारी पॉजिट्रॉन, जितना मास जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे उतना चार्ज पॉजिट्रॉन पे, दैट मीन्स दोनों एकदम इक्वल है एक दूसरे के। तो क्या हो रहा है, पेयर में प्रोडक्शन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे पेयर में प्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो चार्जेस क्या हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, ठीक है ना, बट ऐसा नहीं है, ठीक है ना। पेयर प्रोडक्शन आपको नजर आ रहा है, तो पेयर प्रोडक्शन मतलब टोटल चार्ज देखोगे तो जीरो हो गया ना भाई, टोटल चार्ज क्या हो गया जीरो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव दोनों पे सेम चार्जेस, तो फिर क्या हो गया जीरो। ऐसे ही आप देखोगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा वाला जो पॉजिट्रॉन है, ये आपस में क्या हो गए, कोलाइड कर गए। एक सेकेंड, पॉजिट्रॉन, ठीक है, तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या कर गए, आपस में कोलाइड कर गए। जब ये कोलाइड कर जाएंगे तो कोलाइड करने से ये खत्म हो जाएंगे, और खत्म होने से क्या पैदा हो जाएगा, गामा रेज। क्या पैदा होगी, गामा रेज। दैट मीन्स यहां से आपको क्या नजर आ रहा है, यहां से आपको नजर आ रहा है कि पेयर इनहिलेशन इसको बोलते हैं, या इमल्सन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल आप समझ लो, यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन और यहाँ पे पेयर डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन देखो यहाँ पे गामा रेस के थ्रू दोनों पैदा हो रहे हैं, और जब ये दोनों आपस में टकरा जा रहे हैं, चूंकि दोनों का नेचर कैसा है, अपोजिट है, सेम है, मतलब अपोजिट है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और एक इधर से आया धड़ाम से लड़ गए, लड़ने के बाद क्या हुआ, उत्पन्न हो गई चिंगारी। दैट मीन्स ये दोनों नष्ट हो गए, और वहां से एक चिंगारी निकलती है, एक रेज निकलती है, और वो कौन सी रेज होती है, गामा रेज। समझ पा रहे हो। तो क्या हुआ, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये दोनों चार्जेस क्या हो गए, खत्म हो गए। लेकिन पुनः वही बात है कि जीरो चार्जेस थे, टोटल चार्जेस अभी भी क्या है, जीरो है, और पहले भी जीरो ही था। तो यहाँ पे आपको ये फिनोमेना देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, पेयर डिस्ट्रक्शन का और पेयर प्रोडक्शन का। क्लियर है, अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो सब बेसिक पॉइंट्स थे। अब इन पॉइंट्स को आगे की ओर समझो। मेनली अभी हम लोगों ने देखा कि जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। एक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और रिपेल कर रहे हैं। तो अब यहाँ से फिनोमिना देखने के लिए बहुत सारा मिलेगा, जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो ये प्लस वाला इस माइनस वाले को अपनी ओर खींच रहा होगा। ऐसे ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है यहाँ भी, तो ये एक दूसरे को ढकेल रहे होंगे। अच्छा, ढकेल रहे होने का मतलब क्या है, ये इसको खींच रहा होगा, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से उठते मतलब चलते इसके पास आएगा ना, आया ना। दैट मीन्स ये माइनस वाला इसकी ओर क्या करने लगा, मोशन करने लगा। ऐसे समझो, ऐसे मेरे पास है क्या, बिल्कुल है, क्या है ये, चुंबक है। तो मेनली अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे चुंबक है, इस पे तो ये रुकेगा नहीं, ठीक है। मेनली ये चुंबक है, यहाँ पे ये किस में है, रेस्ट में है। चलो इसको मत रखो, इसको ले लेते हैं, इस पे लेने से बढ़िया इस पे ले लेते हैं। ये रहा चुंबक, रेस्ट में है। ये दूसरा चुंबक आया, और दूसरे चुंबक के आने से देखिए ये क्या करने लगा, मोशन करने लगा, और मोशन करके ये यहाँ पे चला आया, अट्रैक्ट होकर यहाँ पे चला आया। दैट मीन्स जब तक ये दूसरा वाला चार्ज नहीं आया था तब तक ये रेस्ट में था, लेकिन जो ही दूसरा वाला चार्ज आ रहा है ये मोशन करने लग रहा है। और आपको पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में जा रहा है, यानी अपने स्टेट को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो 100% क्या आएगा, इसका कारण क्या बनेगा, फोर्स, ठीक है ना। कारण क्या होगा, फोर्स। उसी तरीके से अगर यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, तो अट्रैक्शन होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या आएगा, फोर्स हो गई, यानी यहाँ पे फोर्स आएगा। ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है भैया, तो रिपल्सन में ढकेला जाएगा, और ढकेलने का मतलब ये यहाँ पे है तो इसको इधर की ओर ढकेल दिया जाएगा, ये यहाँ पे है तो इधर की ओर जाएगा। दैट मीन्स मोशन होगा ना, और मोशन होगा जब तो फोर्स आएगा, जब मोशन तब फोर्स, ठीक है, तब फोर्स। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे मोशन हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगी, फोर्स आएगी। अब इतना भी खतरनाक वाला मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। कहने का मतलब भाई पोजीशन में चेंज आ रहा है ना। मोशन तो कई तरीके से हो सकता है भाई, स्पीड बहुत ज़्यादा तेज भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है। यहाँ पे नॉर्मल है, बशर्ते क्या हो रहा है, पोजीशन में चेंज आ रहा है, दैट मीन्स 100% मोशन हो रहा है, और मोशन हो रहा है इसका मतलब क्या आएगा, फोर्स आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी।
अब अगर ये फोर्स आ रही है तो देखा जाए कि इन चार्जेस के बीच में फोर्स कौन सी लगती है, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे फोर्स को, ठीक। इसके पहले भी हम बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि चार्जेस रिपेल कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक्चुअल में आया है कि भैया चार्जेस जो हैं इनके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, ये डिफाइन करने की, ठीक है ना, किसकी जरूरत है, कितना फोर्स लग रहा है, हाउ मच फोर्स exerted between two charges, ठीक है। अब इस चीज को गहराई से कौन लेके आते हैं, मतलब गहराई से सोचते हैं कि भैया दो चार्जेस से सपोज कर ले रहा हूं मैं कि Q, एक है Q1 और दूसरा है चार्ज Q2, जो एक्चुअल में कितनी दूरी पे रखे गए हैं, R दूरी पर रखे गए हैं, R दूरी पर प्लेस किए गए हैं, मतलब दोनों अलग अलग पोजीशन पे हैं। ये वाला प्लस है और ये वाला भी क्या है, प्लस है, तो एक दूसरे के बीच में रिपल्सन हो रहा है। तो रिपल्सन हो रहा है, दैट मीन्स फोर्स लग रहा है, और कितना फोर्स लग रहा है ये कैसे पता चलेगा। तो एक साइंटिस्ट यहाँ पे आते हैं जिनका नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम, ठीक है, क्या नाम है, कूलॉम, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम। कौन से साइंटिस्ट है, कहाँ के भैया, फ्रेंच के, तो दैट मीन्स फ्रेंच साइंटिस्ट है ये, फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम आते हैं और वो कैलकुलेट करते हैं कि कितना फोर्स लगेगा बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, बिटवीन टू चार्जेस। तो ये दो चार्जेस इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा वो कौन बताएंगे, चार्ल्स डी ऑगस्टिन कूलॉम, सिंपली आप कूलॉम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है या दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या है, फोर्स है तो F से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के, यानी Q1 और Q2 के, और इसके बीच की दूरी के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, इसके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और यहाँ से उन्होंने क्या बोला, इस पूरे को मिला के कि भैया ये यहाँ पे Q1 Q2 पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, ये पूरा का पूरा मिला के बोल दिया जाए, क्योंकि भैया देखो क्या बोला उन्होंने, सबसे पहली बात बोली कि जो फोर्स है हमारा, इसको आप खुद देखोगे कि जो फोर्स है वो दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो हमारा फोर्स है वो दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। पूरे को मिला के बोला जाए तो ये बन गया। और अब सबको पता है कि जब ये प्रोपोर्शनल का साइन लगा है तो यहाँ पे हमको एक कांस्टेंट लेके आना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट लेके आते हैं, और वो कांस्टेंट कुछ ये होता है K, और यहाँ पे हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो ये मिल गया हमको, ठीक है। क्या मिल गया, ये मिल गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है आपका, ये जो K है तो एक्चुअल में ये क्या है, ये मीडियम का कांस्टेंट है, ये क्या है, मीडियम का कांस्टेंट है। अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा, फिलहाल में आप समझिए कि कितना फोर्स लग रहा है, ये किसने कैलकुलेट किया, कूलॉम साहब ने कैलकुलेट किया। कैसे किया कि भैया जो दो चार्जेस हैं उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो एक्चुअल में इन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई, मतलब कितने चार्ज रखेगा, ये Q1 और Q2 कितना है, ठीक है, तो कितना है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो दोनों चार्जेस का तो उसके क्या होगा, फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स जितना ज़्यादा बड़ा चार्ज रहेगा उतना बड़ा फोर्स लगेगा। अगर ये दोनों Q1 और Q2 जितना ज़्यादा बड़े रहेंगे, दैट मीन्स जितना ज़्यादा इनका वैल्यू होगा उतना ज़्यादा इनके बीच में रिपल्सन पैदा होगा, उतना ज़्यादा ये दूर भागेंगे। और जो फोर्स होता है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स जितना इनके बीच में दूरी रहेगी, मतलब जितना ज़्यादा ये दूर रहेंगे उतना ही फोर्स कम लगेगा। यानी जितना बड़ा चार्ज, यहाँ से ये लिख लो, जितना बड़ा चार्ज उतना बड़ा फोर्स, उतना बड़ा फोर्स, ऐसे जस्ट समझाने के लिए है। और जितना ज़्यादा दूरी उतना कम फोर्स, ठीक है ना, उतना कम फोर्स। बस ये समझाने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इनवर्स का रूल है।
यहाँ पे इनवर्स का यूज़ किया गया है, यहाँ पे डायरेक्ट का यूज़ किया गया कि भैया यहाँ पे बढ़ाने पे बढ़ेगा, घटाने पे यहाँ पे बढ़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे दूरी घटाओगे तो बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ाओगे तो घटेगा, जबकि यहाँ पे बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। समझ पा रहे हो, यहाँ पे ये वाला रिलेशन है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी चार्ल्स अगस्टिन डी कुलाम ने। ये कौन थे? फ्रेंच साइंटिस्ट है, और इन्होंने एक्चुअल में पहली बार क्या निकाला था कि दो चार्जेस के बीच में कितना बल लगेगा। ठीक है आप इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे की और कुछ देखेंगे। अब मेनली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो के जो होता है वो क्या होता है? के को हम लोग नाम देते हैं के इज इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये बात याद रखेंगे। और ये जो आपने फॉर्मूला पूरा का पूरा रखा है, अगर हम एयर में देखें या फ्री स्पेस में रखें, फ्री स्पेस, ठीक है ना, निर्वात में, सिंपल में बात करूँगा निर्वात में, या इसको हम लोग एक और नाम देते हैं इन वैक्यूम। एक काम करते हैं, हम मिटाते हैं क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया होगा। तो चलिए इसका पोस्टमार्टम करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। माय मिस्टेक, मैंने मिटाया नहीं इसके पहले। चलिए देखिएगा, तो मेनली हमारे पास है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। के क्या है हमारा? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। और ये जो वैल्यू आप देख रहे हो वो कहाँ के लिए है? ये वैल्यू जो है हमारा वैक्यूम के लिए, इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं निर्वात। निर्वात मतलब जहाँ पे किसी भी टाइप का पार्टिकल ना प्रेजेंस हो। मतलब ये दो चार्जेस रखे गए हैं, ये Q1 और यहाँ पे कुछ दूरी पे Q2 है, R दूरी पे, तो इनके बीच कुछ भी नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं है, खाली है। तो वैक्यूम का मतलब कुछ भी, छोटे से पार्टिकल, गैसेस के भी पार्टिकल ना प्रेजेंस हो, कोई पार्टिकल ना प्रेजेंस हो, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। यानी यहाँ पे इन वैक्यूम का मतलब कुछ भी प्रेजेंट ना हो, कुछ भी उपस्थित ना हो। ठीक है, कुछ भी उपस्थित ना हो। तो उस कंडीशन में इसके की वैल्यू अगर देखोगे तो 9 × 10 पे पावर कितना आपको मिलेगा? 9 × 10 पे पावर 9। अब बात आती है यूनिट की इसकी, तो इसका यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, याद रखेंगे इस के की वैल्यू। अच्छा, इस के की वैल्यू जो आप देख पा रहे हो, एक्चुअल में इस के की जगह पे हम लोग ये भी रखते हैं, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है इसको भी देख लो। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू परमिटिविटी, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब क्या है समझा रहा हूँ, यहाँ पे देखो ई नॉट का मतलब हमेशा याद रखना कि ई नॉट मतलब कि फ्री स्पेस या वैक्यूम के अंदर जब हम कुछ नहीं रखे हैं तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, क्या बोलते हैं? ई नॉट। मतलब परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी जो परमिशन देती है, जो परमिशन देती है कि फोर्स को कि तुम इतना लगो, तुम इतना लगो। मतलब समझो यार, ये जो Q1 और Q2 है, इनके बीच लगने वाला जो बल होता है ना, एक्चुअल में बीच के मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर मान लो मीडियम कोई आ गया, जैसे सपोज कर लो अगर ये दो हैं, दो मार्कर हैं, ये दो चार्जेस हैं। अब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को, जब यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है तो आराम से क्या कर ले रहे हैं? कनेक्ट कर ले रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे से खींच ले रहे हैं। बस मैंने बीच में क्या कर दिया, इस चुंबक को ऐसे डाल दिया, ऐसे एक्सर्ट कर दिया बीच में। अब जब मैंने इस चुंबक को डाल दिया तो यानी मीडियम भी, मतलब बीच में कोई ना कोई मीडियम आ चुका है। जब पहले कुछ नहीं था तो आराम से खींच लेते थे, लेकिन अब इस मीडियम के कारण ये क्या नहीं कर पाएंगे, खींच नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये क्या है, ये मीडियम आ जाने से इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो चुका है? डिस्टर्ब हो चुका है ना। यानी ये क्या हो गया है, क्या हो गया है सर? ये डिस्टर्ब हो गया है। कौन? फोर्स। क्या हो रहा है? इफेक्टेड हो रहा है। इफेक्टेड हो रहा है तो कितना इफेक्ट होगा, कितना इफेक्ट पड़ेगा, यानी कितना इफेक्ट पड़ने से कितना फोर्स लगेगा, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये ई नॉट। एक्चुअल में ई नॉट क्या देता है? परमिटिविटी। खुद देखो, परमिट देता है, परमिट देता है, या यहीं से लिख लो डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन करता है। इस बात को नोट कर लेंगे, परमिट देता है या डिटरमाइन करता है कि दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में अगर हम इस मीडियम को रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा। ये डिटरमाइन करने का काम करता है यही। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है इस ई नॉट की, तो मेनली इस ई नॉट की वैल्यू आप देखोगे तो 8.85 × 10 पे पावर -12 होती है। फिर से देख लेना, 8 × 10 पे 8 × 85
सॉरी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसका भी क्या होगा, अपना क्या होगा, यूनिट होगा, तो इसकी यूनिट क्या होगी। मेनली आप देख पा रहे हो कि ये कहाँ से आ रहा है, जैसे समझो यहाँ से आ रहा है कि का यूनिट क्या होता है भैया, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी को पलट दो, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, कूलाम्ब स्क्वायर अपॉन पूरे के नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ से चल रहा होगा। ठीक है, ऐसे आपको नज़र आएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ई नॉट क्या होता है। ई नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। ठीक है, ई नॉट जहाँ पे लिखा है इसका मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और अगर ई नॉट केवल डाल दिया इसका मतलब क्या आपको मिलेगा, इसका मतलब आप तुरंत पकड़ लीजिएगा कि यहाँ पे बीच में कोई ना कोई मीडियम आ गया है। इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझिएगा क्या कि मेनली ये जो भी बातें हम लोगों ने की है इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर ले जाए तो एक बात ये याद रखिएगा कि जो F है, इस F को हम लोग बोलते हैं कूलाम्ब फोर्स। क्या बोलते हैं? कूलाम्ब फोर्स, या इसी को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसी को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, कूलाम्ब फोर्स बोलो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो कूलाम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये एक्चुअल में इट इज applicable for पॉइंट चार्ज। यानी जो चार्ज है अगर वो क्या है, पॉइंट चार्ज है, तभी हम उसको क्या करेंगे, तभी हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लगाएंगे। अभी बहुत सारी इसकी लिमिटेशन देखने हैं, लेकिन फिलहाल में आप ये याद रखेंगे कि पॉइंट चार्ज के लिए लगता है। अब आपके मन में आ रहा होगा पॉइंट चार्ज क्या होता है, तो पॉइंट चार्ज का मतलब आप कभी मत समझिएगा कि स्मॉल चार्ज, बहुत छोटा चार्ज है तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉइंट चार्ज। तो स्मॉल चार्ज इज इक्वल टू नॉट पॉइंट चार्ज, पहले तो ये दिमाग में रखो। पॉइंट चार्ज उन चार्जेस को बोलते हैं, ठीक है ना, पॉइंट चार्ज उन चार्जेस को बोलते हैं जिनकी बॉडी या जिनका मास, ऐसे समझ लो, जिनका मास मैं ये बोल सकता हूँ, जिनका मास चार्ज, जिनका मास उनके बीच की दूरी से क्या हो, कम हो, बीच की दूरी से क्या हो, कम हो। ये याद रखेंगे। कोई भी चार्ज, पॉइंट चार्ज तब कहलाएगा जिनका जो मास है उनके बीच की दूरी से क्या हो, बहुत ही कम हो। ठीक है, ये याद रखोगे। और अगर आगे देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं तो चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके अंदर कोई क्या ना करे, डिस्टर्बेंस पैदा ना करे। ठीक है, तो उनको हम पॉइंट चार्ज बोलेंगे। तो पॉइंट चार्ज के लिए ये लग रहा होता है। क्लियर है? यानी ये जो दोनों आवेश हैं, इन दोनों आवेश का जो मास है वो इनके बीच की दूरी से क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। ये बात याद रखना। तो इनको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज बोलेंगे। मेनली आपने ये सभी बातें देख ली कि भैया के की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर अपॉन कूलाम्ब स्क्वायर। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि ई नॉट इज इक्वल टू 8.85, मतलब जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वो क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सर। अब यहाँ तक कोई दुविधा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब थोड़ी सी और बातों को डिटेल में लेके जाएं। जैसा कि हम लोगों ने बात किया, अब थोड़ा और डिटेल में ले जाने का समय आ चुका है। तो मेनली अगर हम बात करेंगे इस फोर्स की, तो ये फोर्स क्या होता है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, तो ये फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहले हम थोड़ा सा इसकी भी बात करते हैं। तो अगर फोर्स वेक्टर है तो ये जो लोग नज़र आ रहे हैं ये भी वेक्टर होने चाहिए, यानी के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे एक और सेकंड रुक जाइएगा, अभी इनको हम स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे सुन लीजिए। जैसे अभी आप लोगों ने जस्ट देखा कि के की वैल्यू इतनी है, तो हम जहाँ भी लिखेंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ई नॉट कहाँ है, नीचे है। तो एक बात याद रखना कि F इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/एप्सिलॉन नॉट। मेनली एप्सिलॉन नॉट दैट मीन्स परमिटिविटी की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, यानी ई की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, क्या है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है भैया। इसकी वैल्यू जितनी बढ़ाओगे इसका मतलब फोर्स उतना ही क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। क्योंकि आएगा तो ये किसका सिग्निफिकेंस है कि भैया बीच में जो मीडियम है वो क्या कर रहा है, फोर्स लगने से रोक रहा है।
फोर्स लगने से क्या हो रहा है, रोक रहा है। यानी अगर क्या हो रहा है, परमिटिविटी बढ़ रही है, परमिटिविटी बढ़ रही है। इस बात को आप बहुत अच्छे से दिमाग में रखेंगे कि अगर ई की वैल्यू बढ़ेगी तो उस कंडीशन में हमेशा याद रखेंगे कि उस कंडीशन में एफ की वैल्यू हमेशा घटेगी। ठीक है ना, क्यों घट रही है आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हो आगे जाके मैं आपको ये पढ़ाऊँगा, मेनली आपको एक पढ़ाया जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। तो वहाँ से आप देख पाओगे कि रिलेटिव परमिटिविटी के अनुसार अगर बीच में कौन क्या क्या है तो कैसे कैसे चीज़ें चल रही होंगी। ठीक है, ये बस इतना याद रखना, परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ रही है, दैट मीन्स ऐसा कोई मीडियम आ गया है जो क्या कर रहा है, मतलब ये शो कर रहा होगा ना, परमिट दे रहा होगा, डिटरमाइन कर रहा होगा कि फोर्स कितना लग रहा है, परमिट दे रहा है फोर्स को कि लगोगी कैसे लगोगे। ठीक है, क्लियर है। चलो अब थोड़ा सा यहाँ से वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। यहाँ पे नोट डाउन करो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्ब फोर्स। ठीक है, तो मेनली अभी जो तुमने देखा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, मैं डायरेक्ट अब ये लिखूंगा के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको लिख दूंगा। तो यहाँ पे F तो अपना फोर्स होता है, बाकी इनमें अगर देखा जाए तो ये तो क्या है, ये कहीं भी अपने आप को F फोर्स होता है और वेक्टर फॉर्म में होता है, बाकी ये लोग कहीं भी अपने आप को वेक्टर नहीं दिखा रहे हैं। समझ पा रहे हैं, इनमें से ये वेक्टर है नहीं, तो भाई इधर वेक्टर और इधर केवल और केवल क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ है। भाई डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं, Q1 Q2 भी आपको स्केलर नज़र आ रहा है, के तो ऑलरेडी क्या है, ये कांस्टेंट है तो ये स्केलर ये है ही। तो अब हमको इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, तो वेक्टर के फॉर्म में कैसे बनाएंगे, चलिए देखिएगा। जैसा कि जनरली आप जानते हो कि वेक्टर को क्या चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। चलिए डिफाइन करते हैं यहाँ से, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो इस हिसाब से मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक मतलब पॉज लेता हूँ, पहले साफ कर लेता हूँ, फिर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। चलिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्ब लॉ। ठीक है, कूलाम्ब्स लॉ। तो देखिएगा मेनली अगर हम ले लेते हैं दो चार्जेस, सबसे पहला चार्ज हमारे पास है Q1 और यहाँ पे है Q2। ठीक है, अब मान लेते हैं कि दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये रखे गए हैं R दूरी पे, सिंपल देखा जाए तो R दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा, फोर्स कितना होगा, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जैसा कि आप वेक्टर के बारे में जानते हैं, वेक्टर मतलब सदिश के बारे में जानते हैं, तो कैसा होता है हमारा सदिश, तो वो सदिश का तरीका ये होता है कि भैया कोई भी सदिश है, ठीक है ना, सपोज कर ले रहा हूँ कि एक सदिश है ए, तो इस ए के ऊपर एरो से हम दिखाते हैं कि ये क्या है, वेक्टर है। अब किसी भी वेक्टर को दो चीज़ें चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर का डेफिनेशन यही है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और उसके साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन हो, उसके साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन, तभी जाके वो क्या कहलाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। अब अगर मैं इस ए को अगर मैग्नीट्यूड के रूप में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पे हो जाता है मॉड ऑफ ए, ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मॉड में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और अगर ए के ऊपर कैप लगा देते हैं जिसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, यूनिट वेक्टर क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर क्या करता है, एक्चुअल में डायरेक्शन दिखाने के लिए आता है, तो ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि एक वेक्टर जो होता है कुछ इस फॉर्मेट में होता है कि एक वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ ए कैप, और उसके बाद मॉड ऑफ ए और इनटू ए कैप। ए कैप क्या करता है, यूनिट वेक्टर है इसको हम बोलते हैं, और ये क्या करता है, मेनली डायरेक्शन दिखा रहा होता है। ठीक है, तो अगर हम जनरली यहाँ पे बात करें एफ की अपने, तो एफ भी मेरा क्या है, फोर्स है, फोर्स के साथ साथ ये वेक्टर है। तो इधर जो आपको नजर आ रहा है के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये सब क्या है, इट इज अ मैग्नीट्यूड। हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो मेनली ये देखो कि हम इसको वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए क्या होता है वेक्टर फॉर्म, मतलब देखो फोर्स लग रहा है तो फोर्स तो दोनों पे लग रहा होगा ना, Q1 और Q2, मतलब Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, तो Q1 Q2 पे लगा रहा होगा और Q2 Q1 पे लगा रहा होगा। मैं अगर यहाँ पे निकालूँ F21, अब F21 क्या है पहले तो ये जान लो, F21
मतलब होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर ऐसे ही दे देता हमको F12 तो इसका मतलब होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इस बात को समझो, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब समझना कि इस Q2 पे इस Q1 द्वारा जो बल लगाया जाएगा, तो इस Q1 द्वारा Q2 पे बल किधर क्यों लगाया जाएगा, इधर क्यों लगाया जाएगा, रिपेल किया जाएगा। तो इसको ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, F21। क्लियर है, इसको F21 बोलेंगे। जबकि इस 1 के ऊपर ये जो Q2 है वो बल लगाएगा, तो वो कैसा बल लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, और वो कैसा होगा 1 2। समझ में आया, 1 2। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। क्लियर है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो लास्ट वाले को पकड़ना है, इस वाले को पकड़ना है, ठीक, बिल्कुल। हाँ सर, समझ में आ गया। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो थोड़ा देखना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे F21 निकाल रहा हूँ, F21, क्योंकि ये दोनों अलग अलग फोर्सेस है भाई, ये फोर्स अलग है, ये फोर्स अलग है, दोनों सेम फोर्सेस नहीं है। इसके ऊपर इसके कारण जो फोर्स लगेगी, इसकी डायरेक्शन देखो ये इधर है, और यहाँ पे देखो इसके ऊपर इसके कारण जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन इधर है, तो दोनों अलग अलग नजर नहीं आ रही हैं, बिल्कुल, इस दोनों अलग अलग नजर आ रही हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, K लेना पड़ेगा, Q1 Q2 और पूरे के नीचे R² रख देना है। तो ये तो मैग्नीट्यूड है सर, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डायरेक्शन भी। तो मैग्नीट्यूड दे दिया, डायरेक्शन कैसे दे सकता हूँ मैं, सर यूनिट वेक्टर ला दो, काम खत्म। तो यूनिट वेक्टर किसका लेके आऊँगा भैया, कौन है, Q1 Q2 क्या वेक्टर है, नहीं ना, कौन है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या बन सकता है, वेक्टर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो हम डिस्टेंस लेके आएंगे। अब देखना ध्यान से डिस्टेंस की भी कहानी, अभी तो फोर्स की कहानी को हम लोगों ने वेक्टर में किया, अब डिस्टेंस को भी कर लेते हैं, तो पूरा पूरा हो जाएगा, जिससे डायरेक्शन भी पता चलेगी, काम खत्म हो जाएगा। अब मेनली हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं, जैसे ये F21 है, यानी इस 2 के ऊपर 1 द्वारा लगाया जा रहा है। तो हम यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि इधर से फोर्स आई होगी, यानी फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, दैट मीन्स मैं डायरेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक ले रहा सॉरी, मैं डिस्टेंस कहाँ से ले रहा हूँ, 1 से लेके 2 तक। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 1, और यहाँ पे क्या, कैप इधर की ओर, मैं कहाँ से 1 से 2 की ओर जा रहा हूँ। अगर R21 लिखा, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2, ठीक है, कहाँ से 1 से लेके 2 तक। हमेशा जिसके बारे में मतलब जिधर दिखाना है उसको पहले लिख दो, जिधर से दिखा रहे हो उसको बाद में। फोर्स वाले में भी वही कर रहे हो, ऐसा इधर भी कर रहे हो, ऐसे सेम। अगर मैं इधर की ओर देख रहा हूँ, मतलब इस तरीके से देख रहा हूँ कि जब Q2 Q1 की ओर लगा रहा हूँ, तब मैं डिस्टेंस कहाँ से लूँगा, Q2 से Q1 की ओर। तब उस कंडीशन में मैं क्या लिखूंगा, तब मैं लिखूंगा 1 2 लिखूंगा, और 1 2 पे कैप। ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि हम किधर से जा रहे हैं भैया, फोर्स किधर से लग रहा है, Q2 से Q1 की ओर। ऐसे ही जब मैं R21 लिखा हूँ और कैप लिखा हूँ, तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या है, Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की ओर, यानी 1 से 2 की ओर। समझ पा रहे हो, फोर्स की डायरेक्शन को किधर से दिखाया जा रहा है, इसके थ्रू दिखाया जा रहा है, ये डिस्टेंस दिखा रहा है, ठीक है, क्लियर है। ऐसे यहाँ भी दिखा रहा है, ठीक। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि क्या बोल सकता हूँ भैया, F21 की डायरेक्शन कैसे पता चल रही है भैया, R21 कैप से, R21 कैप है, और F12 की डायरेक्शन, F12 की डायरेक्शन क्या है, F12 की डायरेक्शन है R12, ठीक है, ये है। चलो मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन पुट कर दो, दैट मीन्स यहाँ पे F21 यहाँ पे इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R², और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर से, और यूनिट वेक्टर हमारा क्या रहेगा, R21। यूनिट वेक्टर मतलब इसकी वैल्यू ही 1 होती है, तो इसके रखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कभी गलती से भी ये मत सोच लीजिएगा कि उसके आने से कोई फर्क पड़ेगा। अब मेनली थोड़ा सा याद रखो, क्या रखो, यहाँ पे R² ही रहेगा। मेनली अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम कन्वर्ट करें, दैट मीन्स जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, अगर हम देखें कि ये कैसे आया होगा, तो कुछ ऐसे आया होगा कि R वेक्टर होगा, और यहाँ पे मॉड ऑफ R वेक्टर, ठीक है, इनटू यूनिट वेक्टर आया होगा। अगर मैं इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालूं तो मैं इसको इधर भेज सकता हूं, तो भेज दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास आ जाएगा यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर अपॉन पूरे के नीचे मॉड ऑफ R वेक्टर। और एक्चुअल में मॉड ऑफ R मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, तो दैट मीन्स मैं सीधा सीधा इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, R लिख सकता हूँ। R भी तो मैग्नीट्यूड ही दिखा रहा है ना, तो मैं इसको सीधा सीधा ये लिख सकता हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जहाँ पे मेरा यूनिट वेक्टर लिखा गया है, जहाँ पे यूनिट वेक्टर, वहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, पुट कर दीजिए।
पुट कर दूंगा तो क्या आएगा भैया, यहाँ पे आ जाएगा F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू, इसकी जगह पे मैंने ये पुट कर दिया, दैट मीन्स आर वेक्टर अपॉन आर। अब इस आर से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर क्यू, और यहाँ पे मिल जाएगा मुझे आर वेक्टर। तो ये है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम फोर्स या कूलॉम लॉ। ठीक है, इस तरीके से आपको ये समझ लेना है कि कैसे कूलॉम लॉ का ये वेक्टर फॉर्म आया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिस्टेंस के थ्रू डायरेक्शन दिखाई जा रही है। ठीक है ना, यहाँ पे 2 1 का मतलब 1 2 2 1 2 2, इधर 2 2 1। ठीक है, और यहाँ पे F21 का मतलब क्या है कि भैया 2 पे 1 लगा रहा है, यहाँ पे 1 2 का मतलब क्या है कि 1 पे 2 लगा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ों को पकड़ते हुए कनेक्ट करेंगे तो यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हम वेक्टर फॉर्म लिखते ही क्यों, क्या पता चलता है। बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो F21 है और F12 है वो बराबर नहीं है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना। चलिए इस बात को भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, किसी के मन में ये चल रहा होगा कि सर F21 है, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या दूसरे में, चलो उसको भी हम दिखा देते हैं। पहले यहाँ तक आप नोट कर लो, फिर हम आगे की ओर देखेंगे। चलो आगे के पोर्शन को भी देख लेते हैं। यहाँ तक अगर नोट हो गया होगा तो मैं मिटा रहा हूँ। मेनली समझना आगे की ओर। अब मान लो सेम कहानी को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। अगर हम ये निकालते हैं F12 तो F12 निकालते तो क्या आता है हमारे पास, के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, और उस कंडीशन में हम कौन सा वेक्टर रख लेते हैं, यहाँ पे कौन सा यूनिट वेक्टर लेते, तो ये लेते 1 2, लेते कि नहीं लेते, तो ये बन जाता हमारा। और यहाँ से ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करते हुए हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा होता, यहाँ पे के Q1 Q2, यहाँ पे आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इसको अगर हम लोग आर स्क्वायर ऐसे रहेगा, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, R12 वेक्टर अपॉन पूरे के नीचे आर, डायरेक्ट आर लिख सकते हैं। इसको इधर कर लो, मतलब मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या मिल जाएगा, F12 वेक्टर के Q1 Q2 अपॉन आर क्यू, यहाँ पे R12, वहाँ पे मैंने 2 1 नहीं लिखा था, सॉरी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, वो आप नोट डाउन कर लेंगे। ये बन गया। अब इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है वेक्टर से, इंफॉर्मेशन ये मिल रही है, देखना ध्यान से। तो हमको दिख रहा है कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21, F12 इज इक्वल टू माइनस F21, यस आर नो, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे ही हमको ये भी नज़र आ रहा है कि R21 इज इक्वल टू माइनस R12। ठीक है, ये दो चीज़ें हमको मिल रही हैं। ठीक है, कि भैया इसके ऊपर यानी Q2 के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है और Q1 के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ये दोनों के क्या है, पहली बात तो लिख देना, इक्वल है। ठीक है ना, इक्वल है बट अपोजिट है। ये इन्फॉर्मेशन मिली है भैया वेक्टर से। अगर ये वेक्टर नहीं आता तो हम तो एक ही फोर्स दिमाग में रख के चल रहे होते, तो फिर हमको तो कोई दिक्कत नहीं कि दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स इतना होगा, काम खत्म। इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलग अलग है, ये नहीं हमको पता चलता। ये किससे पता चला है, कूलॉम के कारण। और यहाँ पे कहानी यहाँ सेम टू सेम है। ऐसे सपोज कर लो इस पूरे के अंदर, जैसे कि मान लो मेरे पास F12 है और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखना के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिखा हूँ, आर स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे R12 है। तो अगर R12 है, कैप है, समझना ध्यान से, इसकी जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ। जैसे R12 है तो इसकी जगह पे मैं ये पुट कर सकता हूँ, है या ना, बिल्कुल ये पुट कर देता हूँ मैं। तो F1 यहाँ पे 2 इज इक्वल टू इस पूरे के जगह, जैसे इस माइनस को इधर कर दो तो 1 2 की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास माइनस R21, और इस माइनस को आगे कर दो तो F12 इज इक्वल टू
क्या मिल जाएगा, माइनस आगे कर दो, K(Q1 Q2 अपान R²), यहाँ पे हमारे पास है R21 यूनिट वेक्टर। और ये आप सभी लोगों को पता है, इसके जस्ट पहले हम लोगों ने निकाला था, ये F21 का है, दैट मीन्स 2 पे लगने वाला फोर्स है, सॉरी, इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस ये जो है किसकी वैल्यू है, तो 2 पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू है, दूसरे वाले चार्ज पे एक पहले वाले चार्ज द्वारा लगाए गए फोर्स की वैल्यू है। तो फिर आ गया कि नहीं आ गया ये ऊपर वाला, ठीक है। तो कूलाम लॉ से ये दोनों बातें पता चलती हैं। और वेक्टर फॉर्म क्या होता है कूलाम लॉ का, आई होप आप समझ चुके होंगे, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम कूलाम लॉ के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, फिर लिमिटेशन को पकड़ते हैं, फिर कूलाम लॉ की कहानी खत्म होगी, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमको कूलाम लॉ से मिलती है, या कूलाम लॉ के बारे में समझिएगा। सबसे पहली बात तो कूलाम्स लॉ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, एक्चुअल में जो कूलाम का नियम होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी F इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R²। ये जो आप देख पा रहे हो ये क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो जब भी हम किसी क्वांटिटी को किसी ऐसी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करा रहे हैं जो अपने स्क्वायर के फॉर्म में है और इनवर्स के फॉर्म में है, तो हम बोलेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का ही यूज किसने किया हुआ है, न्यूटन साहब ने भी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर किया हुआ है। जब हम मास और चार्ज के बीच में डिफरेंस देख रहे होंगे तो वहाँ पे मैं इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल में आप जानते हैं कि न्यूटन साहब का भी फार्मूला एज इट इज़ इनके फार्मूले के बराबर है। जैसे कूलाम साहब ने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला दिया है, सेम टू सेम न्यूटन साहब ने भी दिया है, लेकिन न्यूटन साहब का फार्मूला सबसे पहले आता है, उसके बाद कूलाम साहब का आता है, ठीक है। दोनों का सिमिलर है, बस वहाँ पे मास रखा गया है न्यूटन साहब के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स के फार्मूले में, और जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर चार्ज रखे गए हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी न्यूटन साहब का पहले आया, फिर इनका बाद में आया, ठीक है। मेनली ये बात हो गई। दूसरी बात जो समझेंगे, ये जो कूलाम्स फोर्स है, दैट मीन्स कूलाम्स फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस, अब सेंट्रल फोर्सेस का मतलब क्या है भैया, ठीक है। ये कैसे लगती है, मतलब मान लो सपोज कर लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैसे लगती हैं, तो ये जो लाइन जो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है इसी डायरेक्शन में तो लग रही है, मतलब ये एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, रिपेल कर रही होंगी, है कि नहीं है, सॉरी रिपेल कर रही होंगी। दैट मीन्स ध्यान से देखो, तो ये इधर की ओर ढकेल रही होगी, ये इधर की ओर ढकेल रही होगी। दैट मीन्स जो लाइन ज्वाइन कर रही है इन दोनों को, उसी के सेंटर पे या उसी के अलोंग ये एक्ट कर रही होती हैं। ये जो फोर्सेस होती हैं वो इन्हीं के अलोंग चल रही होती हैं, जो लाइन इनको क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि क्या है, सेंट्रल फोर्सेस है। जो बॉडी है, ये बॉडी ये लाइन कैसे जा रही है, ये लाइन इन बॉडी के सेंटर से होते हुए जा रही है कि नहीं है। इसका मतलब ये फोर्सेस भी क्या है, सेंटर से लग रही है कि नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो ऐसे ही, मान लो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में ये दोनों पास आएंगे। लेकिन कैसे पास आएंगे भैया, इसी लाइन को के थ्रू ही तो आएंगे, है ना, इसी लाइन की ओर ही तो उनकी डायरेक्शन होगी इन फोर्सेस की। दैट मीन्स ये लाइन कैसे जा रही है, इन बॉडीज, इन चार्ज बॉडी के सेंटर से होते हुए। दैट मीन्स ये फोर्स भी क्या कर रही है, सेंटर के थ्रू काम कर रही हैं। ये बात आप याद रखोगे। जो तीसरी बात है वो ये है कि अगर दो ऐसे चार्जेस हैं जो क्या बोलते हैं, इक्वल हैं और अपोजिट हैं, इक्वल एंड सेम चार्जेस exert equal forces on each other। और ये जो बात लिखी गई है मतलब क्या है कि मतलब सपोज करो प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, तो ये प्लस वाला इस प्लस वाले के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा, ये प्लस वाला भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। ये प्लस वाला इस वाले के ऊपर, मतलब ये वाला प्लस चार्ज दूसरे वाले प्लस चार्ज के ऊपर जितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उतना ही ये भी उसके ऊपर उतना ही बल लगा रहा है। और इसके कारण फील आ रहा है न्यूटन थर्ड लॉ का, ठीक है। दैट मीन्स कूलाम फोर्सेस जो होती हैं वो क्या है, किसको मान रही हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ को, ठीक है ना, थर्ड लॉ को
न्यूटन थर्ड लॉ को भी कूलाम फोर्सेस मानती हैं, कूलाम लॉ मानता है। ठीक है, क्योंकि जितने बल से ये ढकेल रहा होगा, ये प्लस वाला ढकेल रहा होगा, वो ये प्लस वाला भी उसको उतने ही फोर्स के थ्रू ढकेल रहा होगा। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन थर्ड लॉ मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, मैंने इसके ऊपर मारा तो मैंने जितनी चोट इस बोर्ड को पहुंचाई, इस बोर्ड ने भी मेरे ऊपर उतना ही चोट डाला मेरे हाथों के ऊपर। तो यही नियम है थर्ड लॉ, मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ यही है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो क्या हो रहा है, सेम कहानी बन रही कि नहीं बन रही है। ये प्लस वाला उस प्लस वाले को जितने फोर्स के थ्रू ढकेल रहा है, जितना फोर्स लगा के ढकेल रहा है, वो ये प्लस वाला भी इस प्लस वाले को उतना ही फोर्स से ढकेल रहा है। दैट मीन्स ये क्या बन गया, न्यूटन थर्ड लॉ बन गया, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब जो कूलाम लॉ है वो तो न्यूटन साहब के थर्ड लॉ को भी तो मान रहा है, हाँ या ना। आई होप ये तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। चौथी बात समझो, चौथी बात जो है, कूलाम फोर्स की जो रेंज होती है, कूलाम फोर्स की रेंज जो होती है वो एक्चुअल में 10 पे पावर -15 मीटर से लेके 10 पे पावर 18 मीटर तक होती है। दैट मीन्स लॉन्ग रेंज होती है। ठीक है, ये बात याद रखना, लॉन्ग रेंज होती है। 10 पे पावर -15 मीटर का मतलब जैसे एक न्यूक्लियस का रेडियस जो होता है, मेनली एक एटम का जो रेडियस होता है, सीधा सीधा मैं बोलूँगा तो एटम का रेडियस होता है, वो रेडियस कितना होता है, तो वो 10 पे पावर -15 होता है। 10 पे पावर कितना होता है, 15 होता है। समझिएगा ध्यान से, 10 पे पावर -15 होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एटम रेडियस इज अप्रॉक्स, ठीक है ना, अप्रॉक्स 10 पे पावर -15, अप्रॉक्स 10 पे पावर -15। उससे ज़्यादा होना चाहिए। ध्यान देंगे, ये मिनिमम पॉइंट है और मैक्सिमम 10 पे पावर 18 मीटर तक डिस्टेंस पे अगर कोई चार्जेस रखी गई हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये कूलाम फोर्स लगेगा। समझ पा रहे हैं। हाँ, ये जरूर याद रखेंगे कि 10 पे पावर -15 से ज़्यादा होनी चाहिए डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच की। मतलब दो चार्जेस हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 10 पे पावर -15 से ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं। कम होगा तो क्या दिक्कत होगा, कम होगा तो न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाएगा। समझ पा रहे हो। देखो, न्यूक्लियस के अंदर ही तो लगता है न्यूक्लियर फोर्स। अगर हम इससे कम करेंगे रेंज, समझो ध्यान से, ये मेरा न्यूक्लियस है, इसके अंदर ऑलरेडी न्यूक्लियर फोर्स है, ये मेरे चार्जेस हैं, मतलब ऐसे समझो। अब चार्जेस भी मतलब सपोज करो ये प्रोटॉन है, मेरे समझना प्रोटॉन है, यहाँ पे ही मैं समझा दे रहा हूँ। ये क्या है, प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके मतलब इस प्रोटॉन से कितनी दूरी पे है, 10 पे पावर -15 से ज़्यादा दूरी पे है। ठीक है ना, इसको प्रोटॉन समझो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये अगर 10 पे पावर -15 मीटर से ज़्यादा दूरी पे है तब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और अगर ये अंदर आ गया, मतलब और कम हो गया, तो और कम मतलब इसके न्यूक्लियस के एकदम पास आ चुका है ना, दैट मीन्स एकदम अंदर आ रहा है वो, और अंदर आ रहा है दैट मीन्स इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगने लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स लगने लगेगा, कूलाम फोर्स नहीं लगेगा। ये भी याद रखिएगा, कूलाम फोर्स की लिमिटेशन के अंदर भी आपको ये पढ़ना होता है। आई बात समझ में। तो ये चार बातें आपको कूलाम फोर्स के बारे में पता चली। अब पांचवी बात भी सुन लीजिए। ठीक है, पांचवी बात भी सुन लीजिए। पहली बात, इस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, सेंट्रल फोर्स है ये, ठीक है, और न्यूटन के थर्ड लॉ को भी मानता है, और इसकी जो रेंज होती है बड़ी लंबी होती है, 10 पे पावर -15 से 10 पे पावर 18 तक होती है। इसके अलावा पांचवी बात जो होता है, जो आपको नजर आएगी, जो कूलाम फोर्स होता है एक्चुअल में, देखिए यहाँ पे आ गया 11th का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बार बार आता है। कूलाम्स फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। दैट मीन्स ऐसी फोर्स क्या बोलते हैं, जिसमें जो वर्क होता है, अगर मान लीजिए इस फोर्स के थ्रू हम कोई काम कर रहे हैं तो वो डिपेंड नहीं करता, वो काम डिपेंड नहीं करता पाथ पे। मेनली जो वर्क होता है वो क्या होता है, F/S होता है। F/S मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगाओ डिस्प्लेसमेंट हुआ, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, पाथ पे डिपेंड करेगी। मतलब ऐसे समझो, मान लो कि तुमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से एक ऑब्जेक्ट यहाँ था, इसको यहाँ पहुँचाना है, तो ये ऐसे गया है, ठीक है, यहाँ से मतलब तुमने उठा के ऐसे किया तो काम हुआ होगा। मान लेता हूँ W1 काम हुआ, वर्क हुआ कुछ, तो W1 हुआ। फिर तुमने सीधा उठा के इसको यहाँ पे रख दिया। फिर से समझो, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, कोई बॉक्स है, तो तुम उसको इस रास्ते उठा के ला के रख रहे हो ऐसे।
तो काम हुआ W1। सीधा ले जाके रख रहे हो तो W2। और अगर तुम ऐसे उठा के ले जा रहे हो, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करके ले जा रहे हो, तो जो काम हुआ वो W3 हुआ। ठीक है। अगर ये W1, W2, W3 समझ पा रहे हो, अगर आपस में बराबर नहीं है तो इस कंडीशन में जो फोर्स होगी वो कैसी फोर्स होगी? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मानी जाएगी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, असंरक्षित बल। ठीक है। और अगर W1 बराबर होती है W2 और W3 के, तो इसका मतलब क्या समझ लेना? इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स आई है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे फोर्स लगा है तभी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो यहाँ पे जो फोर्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब संरक्षी बल। तो यहाँ पे कौन सी बल होगी? कौन सा बल होगा? तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स होगा, संरक्षी बल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता किस रास्ते से लेके जा रहे हो, काम हुआ, काम खत्म। समझ पा रहे हो? वैसे ही हमारा ये जो होता है कूलाम फोर्स होता है, वो भी वही करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जैसे मतलब समझ लो, ऐसे समझना कि ये Q1 है, इसको तुम यहाँ पे रख रहे हो, मतलब ये Q2 है। यहाँ पे समझ जाता हूँ मैं, ये Q1 है, ये Q2 है। मेनली अभी तुम इस पोजीशन पे रखे हो और इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, मतलब फोर्स मान लेता हूँ F1 है। ठीक है, या F1 छोड़ो, ये Q1 जब यहाँ से Q2 पे आ रहा है तो काम कितना हो रहा है? W1। फिर मैंने क्या किया? सेम डिस्टेंस लेकिन यहाँ से रख दिया, डिस्टेंस से स्ट्रेस भी हटा दो, मेनली समझो कि यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ से जब ये यहाँ पे आ रहा है तो जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है? W2। फिर यहाँ पे रख दिया, यहाँ से जब ये Q1 के पास आ रहा है तो काम हो रहा है W3। तो हर कंडीशन में जो काम किया जा रहा है वो एक्चुअल में बराबर आ रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने बोला कि एक्चुअल में यहाँ पे जो फोर्स लग रही है, क्योंकि ये फोर्स हर जगह पे क्या है? अपने सेम नेचर के साथ काम कर रही है, फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और काम के नेचर के ऊपर भी इसीलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं? सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि ये भी एक फोर्स, जो ये कूलाम फोर्स है, वो क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है। क्योंकि इस फोर्स के कारण जो काम हो रहा है वो काम कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन लिखिएगा, वर्क डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। यानी जब कोई ऐसा फोर्स आ रहा है जिसके कारण जो काम हो रहा है वो काम डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल बोलेंगे। जबकि यहाँ के लिए आप खुद लिख सकते हो कि भैया यहाँ पे क्या होगी? पाथ पे डिपेंड कर रही होगी। कौन? जो हमारा काम है, यानी उस फोर्स के द्वारा जब काम किया जाएगा तो पाथ पे डिपेंड हो रहा होगा। पाथ चेंज तो काम की वैल्यू भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्लियर है? बिल्कुल। और लास्ट बात इसकी सुन लीजिएगा, क्या है? तो वो ये है कि भैया ये जो कूलाम फोर्स है डिपेंड करता है मीडियम पे। तो छठी बात, कूलाम फोर्स, ठीक है, कूलाम फोर्स डिपेंड अपॉन पाथ। कैसे? सॉरी, डिपेंड अपॉन मीडियम। मतलब सपोज कर लो ये दो चार्जेस हैं, प्लस यहाँ भी है, प्लस यहाँ भी है, और ये कहाँ पे है? वैक्यूम में है। कहाँ पे है? वैक्यूम में है। तो सपोज कर ले रहा हूँ कितना फोर्स लग रहा है? F फोर्स। सपोज कर लो कि ये प्लस यहाँ पे, ये प्लस यहाँ पे, और बीच में क्या आ गया? वाटर आ गया। क्या आ गया? वाटर। तो जो फोर्स लगेगी वो पहले फोर्स की, मतलब सपोज कर लो यहाँ पे ये फोर्स F थी, तो ये इसको मैंने मान लिया कि FW, ठीक है ना, ये FV थी। तो ये जो FW होगी ये इस FV की 80वें भाग के बराबर होगी। यानी कितना भाग इसका कम हो जाएगा? यानी सीधा सीधा वैक्यूम में ज़्यादा फोर्स लगेगा, जब पानी के अंदर आ जाएगा दैट मीन्स कोई मीडियम आएगा तो फिर कितना फोर्स हो जाएगा? फोर्स 80 भाग केवल बचेगा, मतलब 80वां भाग केवल बचेगा, 18th पार्ट केवल और केवल इस फोर्स का बचेगा। समझ पा रहे हैं? दैट मीन्स देख पा रहे होंगे फोर्स क्या हो गई? चेंज हो गई। तो फोर्स चेंज होता है, दैट मीन्स कूलाम फोर्स क्या करता है? डिपेंड करता है मीडियम पे। ये 6 बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब लिमिटेशन देख लेते हैं। ये बातें आप लोगों ने देख ली कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। अब लिमिटेशन देख लेते हैं। तो चलिए लिमिटेशन की बात करें। देख लें एक बार, वीडियो चल रहा है ना? बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया तो डर लग रहा है कि कहीं कट वट ना जाए और हम ऐसे ही पढ़ाते रह गए तो फिर फंस जाएगा मैटर। तो मेनली हम लिमिटेशन की बात करेंगे। चलिए लिमिटेशन यहीं पे देख लीजिएगा साइड में, लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ
कूलम्ब्स लॉ। तो लिमिटेशन क्या है? सबसे पहली चीज़, सबसे पहली रेस्ट चार्ज के लिए अलाउ करेगा, बस जो लिख रहा हूँ वही लिमिटेशन है। दूसरा पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन मैंने दी थी, या पॉइंट चार्ज मतलब एक ऐसी बॉडी या जो चार्ज है उस चार्ज बॉडी की जो का जो मास होना चाहिए उनके बीच के डिस्टेंस से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तो उसको ही हम लोग पॉइंट चार्ज बोलेंगे। और तीसरी बात 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए, अदरवाइज कौन सा फोर्स लगने लगेगा? न्यूक्लियर फोर्स काम करने लगेगा। ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल। अब यहाँ से ये लिमिटेशन है, इन तीनों को मानोगे तभी काम करेगी, हर कंडीशन में नहीं काम करेगी। रेस्ट होगा तभी, रेस्ट में चार्ज होगा तभी ये काम करेगी। कूलम्ब फोर्स कब लगेगा? जब रेस्ट में होगा। मोशन कर रहा होगा पार्टिकल या चार्ज मोशन कर रहे होंगे तब उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। पॉइंट चार्ज होना चाहिए, बड़ा मतलब मैसिव चार्ज होगा तब फिर काम नहीं करेगा। और 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। उससे कम रहेगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा क्या रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हम ये देख लेंगे तो उसके बाद ये कूलम्ब वाली कहानी तो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग कहाँ पे चले जाएंगे? और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पढ़ रहेंगे सुपर सीधा सीधा बोला जाए तो हाँ बोल सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है ना, उसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं, इसीलिए हम लोग देख लेते हैं। तो मेनली परमिटिविटी तो सभी लोगों ने देख लिया। ठीक है ना, तो परमिटिविटी मतलब डिटरमाइन कर रहा होगा, डिटरमाइन टू कूलम्ब फोर्स। ठीक है, कूलम्ब फोर्स को डिटरमाइन कर रहा है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट क्या है? इट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब जब वैक्यूम में है अगर कोई पार्टिकल, कुछ भी नहीं है दोनों चार्जेस के बीच में, तो उस कंडीशन में हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ई नॉट से। ठीक है, बिल्कुल। इस कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हम लोगों ने देखा इसका वैल्यू जब ये फ्री स्पेस में है। ऐसे ही हमारे पास क्या आता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर देखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? मेनली अगर हम लोग ऐसे समझ लीजिए कि फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम देखें, यानी वैक्यूम में मतलब दो चार्ज बॉडी हैं, उन चार्ज बॉडी के ऊपर वैक्यूम के अंदर कितना फोर्स लग रहा है और कितना किसी मीडियम के अंदर फोर्स लग रहा है, इस रेशियो को मेनली वैक्यूम के अंदर लगता है तो परमिटिविटी कितना होता है? ई नॉट होता है। थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो काम खत्म। अपॉन मीडियम के अंदर जब लगेगा तो परमिटिविटी में चेंज आ जाएगा, क्योंकि फोर्स घट जा रहा है, आपने देखा था, परमिटिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, हम लोगों ने देखा हुआ है एफ इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। एप्सिलॉन की वैल्यू में चेंज आएगा, दैट मीन्स अगर ये बढ़ेगी तो ये घट जाएगा, ये घटेगी तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग वैक्यूम के अंदर कितनी परमिटिविटी है और दो चार्जेस के बीच में हम किसी मीडियम को पुट कर देते हैं, मेनली यहाँ पे एक Q1 है, यहाँ पे Q2 है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है? वैक्यूम है, तो वैक्यूम है तब कितना फोर्स लग रहा है, और जब मैं इन Q1 और Q2 के बीच में किसी मीडियम को पुट कर दे रहा हूँ, ये Q1 है, ये Q2 है और इसके बीच में कोई मीडियम आ चुका है। ठीक है, तब उस कंडीशन में कितना फोर्स लग रहा है, उसके रेशियो को अगर निकालें, यानी वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम के भीतर जो परमिटिविटी है अगर हम वो देखेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई आर से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ई आर से। तो याद रखिएगा रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? ये होता है। ठीक है, इसी को हम लोग के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली के भी अगर आपको नजर आ रहा है तो भी उसका मतलब यही है कि ये क्या दिखा रहा है? रेशियो दिखा रहा है। ठीक है ना, याद रखिएगा रेशियो किसका? इनका।
ठीक है ना, कि कितना फोर्स वैक्यूम के अंदर लग रहा है बटा कितना फोर्स मीडियम, यानी वैक्यूम में फोर्स लगने वाला फोर्स और मीडियम में लगने वाले फोर्स का जो रेशियो होता है वही रेशियो किसके बराबर बन जाता है, ई नॉट अपॉन ई, क्योंकि दोनों कंडीशन में ई ही तो चेंज होगा, बाकी चीज़ें तो सेम रहेंगी, ई चेंज होगा तभी ये फोर्स चेंज हो रहा होगा। देखो यार Q1 Q2 रहेगा ही रहेगा, बीच में डिस्टेंस यहाँ भी R थी, यहाँ भी R है, तो R भी नहीं चेंज हो रहा है, Q1 Q2 भी नहीं चेंज हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज होने का मतलब ई की वैल्यू चेंज हो रही है, और ई की वैल्यू यदि चेंज होगी तो फिर क्या बन जाएगा, ई आर। चाहूँगा मैं तो यहाँ पे रख भी सकता हूँ, अगर आप चाहो तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 सेकेंड लगेगा उसको भी देख लो, अदरवाइज कहोगे कि डायरेक्ट करा दिए सब, वो ऊपर से आ गया। तो देखो मेनली जब हमारा Q1 यहाँ पे कहाँ पे है, Q2 के साथ वैक्यूम में है, वैक्यूम में है, तब उस कंडीशन में जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, फोर्स इन वैक्यूम कितना होगा भाई, के Q1, के मतलब हटा दो यार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, Q1 Q2 अपन R² होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। हाँ ये याद रखना, R डिस्टेंस पे है, पहले ही बोल दे रहा हूँ R डिस्टेंस पे है। फिर अब हमने क्या किया है, Q1 को किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में रख दिया, यानी बीच में क्या रख दिया है, मीडियम, लेकिन डिस्टेंस अभी भी R ही है, ठीक है। अब देखोगे तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए होता है तो केवल एप्सिलॉन लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2 अपन R² होगा। हमें क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है, किसका रेशियो, FV/FM निकालोगे तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ध्यान देना, इंटू Q1 Q2 अपन R² होगा, अपन पूरे के नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन केवल होगा, इंटू Q1 Q2 अपन R² हो जाएगा। Q1 Q2 अपन R² से Q1 Q2 अपन R² 1/4 पाई से प्लस 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। अब अगर यहाँ से देखोगे तो पलट के क्या मिल जाएगा हमको, फिर से एप्सिलॉन नॉट अपन एप्सिलॉन मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल गया। और यहीं से मैंने ये बात बोली है, और ये जो रेशियो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना, याद रखिएगा। रिलेटिव परमिटिविटी किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं। मेनली कुछ वैल्यूज़ आप याद रख लीजिएगा कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू, रिलेटिव परमिटिविटी को सिंपली के से भी दिखा देते हैं या ई आर से। तो अगर ई आर की वैल्यू देखोगे किस में, वैक्यूम में देखोगे, इन वैक्यूम, ठीक है। तो वैक्यूम में जब देखोगे तो उस कंडीशन में देखना रिलेटिव परमिटिविटी है ये, ठीक है, ई आर वैक्यूम कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1, ठीक है। उस कंडीशन में ई आर की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी, देख लो ई आर इज इक्वल टू, अगर 1 हो जाए, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट बॉक्स में देख लेना, ई आर इज इक्वल टू 1 हो जाए तो फिर क्या होगा, ई आर की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट बोलो, इसको एप्सिलॉन बोलो, इज इक्वल टू 1, इसको इधर कर दो तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। मेनली अगर तुम एयर के अंदर देखोगे तो एयर के अंदर थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी रिलेटिव परमिटिविटी इन एयर, तो एयर देखोगे तो 1.00054 हो जाता है, ठीक है। अच्छा ऐसे ही अगर तुम देखोगे ई आर इन वाटर, किसमें देखोगे, वाटर, तो वाटर के अंदर देखोगे तो ये वैल्यू कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है और कितना हो जाती है, 80 हो जाती है, सीधा कितना हो जाएगा, 80। इसीलिए वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों ने पानी के अंदर हवा के अंदर रखा था तो F था, लेकिन जो ही हम लोगों ने पानी के अंदर डाला कितना हो गया, F/80 हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू इतनी हो जाती है। आप चाहो तो यहाँ पे पुनः रख के फिर से वैल्यू रख सकते हो, ठीक है ना, आई बात समझ में, बिल्कुल। 80 रखोगे तो क्या होगा, ये इस यहाँ पे आ जाएगा 80, यानी एप्सिलॉन की जगह पे हो जाएगा 80 इंटू एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 80 एप्सिलॉन, ये चीज़ें वहाँ पे ले जाके पुट कर देंगे तो फोर्स कम हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको आज के सभी टॉपिक क्लियरली समझ में आ गए होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को मैं यहीं पे डन करूँगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे और फिर आराम से कर रहे होंगे चीज़ों को आगे की ओर बूस्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।